पानी के एक एक कतरे से कायनात का दारोमदार वाबस्ता है। हमें अपनी कायनात की हिफाजत करनी है। पानी एक नेमत है, इसे जाया मत करें। K21 न्यूज़। तवज्जो फरमाइए, फसाई आलूदगी बन रही है मुस्तकिल बीमारियों की वजह। बड़े पैमाने पर नुकसानदेह गैसेस का इखराज। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, सड़कों पर गैर जिम्मेदाराना पार्किंग का निजाम ट्रैफिक जैम की अहम वजह। तवज्जो फरमाइए, जैज़ कैश है ना। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्ब-उल-ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डाउनलोड करो ना, परेशानियों को अनलॉक, सबके लिए है ना जैज़ कैश है ना। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। Introducing the all-new Tug Bites. Every bite is now हटके। Available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites, bites you हटके। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर की Team Pakistan's got to keep going like that. Pakistan win this game. Their hopes are still alive. A strong England team on paper that haven't yet turned up at this World Cup. जीतना ही नहीं करके भी दिखाना होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। अब कौमी टीम को इंग्लैंड को 50 रन पे ऑल आउट करके दिखाना होगा। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज तबीयत खराब होने के बायस आजम खान को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुल्क में सबसे अहम मसला महंगाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। कराची जैसे शहर में सरकारी निज़ाम का हाल सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून का वफ़द आज MQM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तफसीली मनसूबाबंदी पर गौर किया जाएगा। वफ़द पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर MQM के मरकज़ आएगा। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी का 36वां दिन, फलस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी। गजा धमाकों से गूंज उठा और बुराक स्कूल पर हमले में मजीद 50 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की पोती भी हमले में शहीद।
हम्माम हानिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तालिबा थी। स्कूल में सैकड़ों अफराद ने पनाह ले रखी थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली फोर्सेस के निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इजहार अफसोस। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तोरखम बॉर्डर पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। लूटमार की वारदात लगातार। कराची में डकैतों ने एक और दुकान को लूट लिया। लांडी में गुज़िश्ता रोज मिठाई की दुकान में 2 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर वारदात की। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में CTD की कार्रवाई। करदम TTP के कमांडर समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। अस्सलाम वालेकुम। K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और आपको न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त मैच चल रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड का सनसनीखेज, और फिर वक्त स्टूडियो में वक्त हुए ब्रेक का। मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च। जैज़ कैश है ना। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय GBazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डाउनलोड करो ना, परेशानियों को अनलॉक करो ना, सबके लिए है ना जैज़ कैश है ना। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। Introducing the all-new Tug Bites. Every bite is now हटके। Available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज शिनास, खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जैज़ कैश है ना। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज शिनास, खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जैज़ कैश है ना, जैज़ कैश। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना।
सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazar.pk। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। जैस कैश है ना। जवानी कैसी गुजरी? जवानी तो अब भी गुजर रही। शादी अरेंज मैरिज थी। मैंने जावेद को डायरेक्ट प्रपोज किया। नजमी आलम कभी झूठ नहीं बोलती। ये सबसे बड़ा झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि नहीं बोलते। जहाँ खूबसूरत फीमेल्स को देखते हैं तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। ये मरवाने वाला है। मुझे पता है ठरक का सवाल था ये। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी अभी तकमील बाकी हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसा कर दे कि आप सर उठा के चल। चमड़ी जाए मगर दमड़ी न। कंजूस नहीं, कोई मुझे कंजूस नहीं कह सकता। वजह सुबह उठकर सबसे पहले आंखें खोलती हूँ। फिर यूं हुआ कि जब भी जरूरत पड़ी हमें, हर शख्स इत्तेफाक से मसरूफ हो गया। देखिए कराची वाले सीजन 2 हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। कराची बैनुल-अक़वामी शहर, सफाई सुथराई का फुकदान, शो का नाम राजा ऑनलाइन। लोगों को लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। हम बस को चलाता नहीं है, हम उसको उड़ाते हैं। आज आपकी चौथी शादी है, तो कितने बच्चे हैं आपके? वैसे अंदाजन 32 या 34 होंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सुबह ही सुबह तू उठाओ, पेट में तेरे दर्द हो रहा हो, बन उठ रहे हो और लोटे में पानी ना हो। मैं रात को आपके घर टैंकर भिजवा दूंगा। ये स्टूडियो है टीचर साहब। क्या कहा आपने टीचर? भाई पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? कंचा, एकदम कंचा। क्या फर्क नजर आता है 25 साल पहले की एंटरटेनमेंट में और आज की एंटरटेनमेंट में? टीवी पर चीजें ऐसी आती हैं कि बच्चे अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि आप लोग अंदर चले जाइए, आपके देखने की नहीं है। फिर बुजुर्ग अंदर जाके देखते हैं अपने टीवी पे। तुम तो गरीब मेजबान हो। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ राजा। बराबर में चोर बैठा है ना, तो जनाब ऐसे मौके पे एंटी करप्शन छापा मार देती है ना। ये एंटी करप्शन कहाँ से आ गई? देखिए प्रोग्राम राजा ऑनलाइन हर इतवार की शब रात 8:05 पे सिर्फ K21 न्यूज पर। आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने। आराम करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, पीर से जुमा शाम 4:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। फसाई आलूदगी बन रही है मुस्तकिल बीमारियों की वजह। बड़े पैमाने पर नुकसानदेह गैसेस का इखराज। तवज्जो फरमाइए।
न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आपको खुशामदीद। आपको बताएं, पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक बड़ी खबर सामने आ रही है। असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान हो चुका है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए बताया कि वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं और PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। अहम खबर आपको बताएं कि पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक बड़ी खबर सामने आई कि असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान हो गया है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए बताया कि वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं और PTI की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। असद उमर से मुतालिक बड़ी खबर सामने आई कि असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान हो चुका है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए बताया कि वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं और PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सियासत में बड़ी खबर सामने आई कि असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं और PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा K21 न्यूज़ ज़मीर हुसैन ज़मीर से। जी ज़मीर, बड़ी खबर सामने आई है सियासत से, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है और कप्तान के जो है एक खिलाड़ी ने जो है आज इस्तीफा दे दिया है और ये बड़ी खबर जो है वो सामने लाई गई है। असद उमर ने जो है सियासत छोड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है और उनकी तरफ से जो है राब्ते की जो वेबसाइट है ट्विटर पर जो है अहम पैगाम दिया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं तरीके इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं और असद उमर ने PTI की बुनियादी रुकनियत से जो है इस्तीफा दे दिया है और बाकायदा तौर पर असद उमर ने चेयरमैन PTI का साथ छोड़ दिया है। राब्ते की वेबसाइट पर यह बड़ा पैगाम जो है उनकी तरफ से सामने आया है और मजीद अगर बात कर दी जाए तो उन्होंने कहा है कि पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूं कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं। PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी ज़मीर, आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि असद उमर के इस्तीफे से PTI के वोट बैंक मुतासिर हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा जो है ये खिलाड़ी जो है ये असद उमर जो है बहुत बड़े खिलाड़ी थे, सियासत में मंझे हुए सियासतदान थे और फिर कप्तान के जो है बड़े अहम साथी थे, बड़े करीबी साथी थे और इन्होंने बड़े वर्क दिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान। तो इन्होंने बाकायदा तौर पर वजीर खजाना का जो है वो ओहदा भी संभाले रखा था। तो उसके अलावा भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम शुरू कर रही थी, इन्होंने जब पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी बुनियादी रुकनियत का सिलसिला भी शुरू किया था तो उस वक्त भी ये PTI के चेयरमैन के करीबी साथी थे। तो अब उन्होंने इस्तीफा देने का जो ऐलान किया है तो उनके बिल्कुल जो है PTI के वोट बैंक पर असर पड़ेगा क्योंकि कप्तान के बहुत से खिलाड़ी जो है उनको छोड़ चुके हैं और ये उनका बहुत बड़ा और अहम खिलाड़ी था जिसने आज बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया है सियासत को खैरबाद देने का। तो ये बड़ी अहम और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि असद उमर ने जो है वो ऐलान किया और उनके ऐलान के बाद जो है बिल्कुल इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई शक नहीं है कि PTI के वोट बैंक पर जो है वो असर पड़ेगा। लेकिन ये कि असद उमर ने जो आज बड़ा ऐलान कर दिया है और मुकम्मल तौर पर जो है इसको सियासत को खैरबाद कह दिया है। जी ज़मीर, आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि असद उमर ने जो इस्तीफ़ा दिया है तो उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है PTI की मौजूदा काबीना की जानिब से? जी बिल्कुल, अभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। लेकिन ये कि उनकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल करने का जो है वो PTI की तरफ से अभी तक जो है कोई कन्फर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है तो उसके बाद खुद ब खुद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो उनको उनका जो है इस्तीफा मंजूर करते हुए उनकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर देगी। लेकिन यह कि जिस तरह दीगर जो PTI के कारकुनान हैं या बड़ी शख्सियात ने इस्तीफे दिए हैं तो कुछ दिनों बाद PTI के जो जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो ओहदेदारान हैं वो उनकी मामला को देखते हुए उनकी रुकनियत को मुअत्तल कर देते हैं। तो असद उमर की भी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो है PTI की तरफ से ये मामला सामने नहीं आया कि असद उमर की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है या कर दी जाएगी। लेकिन ये कि बड़ा ऐलान जो है असद उमर की तरफ से जो है वो सामने लाया गया है, जिस हवाले से आज ये अहम बात जो है वो सामने लाई गई है और उनकी रुकनियत के हवाले से PTI की तरफ से कोई ऐसा जो है वो मामला सामने नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर, आप हमें बड़ी खबर से अपडेट कर रहे थे कि असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान हो चुका है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं और PTI की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं।
अहम खबर आपको बता रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक बड़ी खबर सामने आई कि असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान हो चुका है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए बताया कि वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं और PTI की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अहम खबर बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान सामने आ गया है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए बताया कि वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं और PTI की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। असद उमर जो कि PTI के सरगर्म रहनुमा थे, उन्होंने बताया कि ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि असद उमर ने खुद अलहदगी का ऐलान किया। असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान सामने आ चुका। असद उमर ने ट्वीट करते हुए बताया कि वो सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहे हैं। अब अपने नाज़रीन को एक अफसोसनाक खबर दें कि कराची के शहरी डकैतों के रहमो करम पर हैं। कराची में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। मकतूल मकसूद 5 बच्चों का बाप था और पंजाब के इलाके उकाड़ा का रिहायशी था। अपने नाज़रीन को अफसोसनाक खबर बताएं, अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची के शहरी डकैतों के रहमो करम पर आ गए। कराची में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। मकतूल मकसूद 5 बच्चों का बाप था और पंजाब के इलाके उकाड़ा का रिहायशी था। अहम खबर आपको बताएं और अफसोसनाक खबर दें कि कराची में डकैतों ने एक और शहरी की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। मकतूल मकसूद 5 बच्चों का बाप था और पंजाब के इलाके उकाड़ा का रिहायशी था। उकाड़ा के रिहायशी को डकैतों ने मार डाला। अफसोसनाक खबर दें, कराची में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ हारून रशीद से। जी हारून, अपडेट कीजिएगा इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली है। रवा साथ डकैती मुजम्मत पर अब तक जो है 110 से ज्यादा शहरी डकैती मुजम्मत पर कत्ल हो गए हैं। पुलिस शहर शहर में डकैती की वारदातों को रोकने में नाकाम है। अलीशर आईजी कराची के दावे धीरे के धीरे रह गए। गुज़श्ता दिनों अलीशर आईजी कराची ने अपने एक बयान में कहा था कि गैर मुल्की बाशिंदों में अखरा के बाद कराची में डकैती की वारदातों में कमी वाक़या हुई है, जबकि इनके ये जो है दावे जो वो धीरे के धीरे रह गए। नाजर ब्लॉक बी बोर्ड के करीब जो है दुकान में डकैतों ने दुकान डकैती मुजम्मत पर फायरिंग करके एक शहरी को हलाक कर दिया है। डकैतों ने 2 फायर मारे जो मुसल्लह मुलजिमान के जानलेवा साबित हुए हैं। मुसल्लह मुलजिमान लूटमार का माल करने के बाद मौके से वहाँ से फरार हो गए थे। मुकद्दर को 2 गोली लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ रावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया है। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त मकसूद अख्तर व मोहम्मद अजीज 50 साल से बताई जाती है। मुकद्दर 5 बच्चों का बाप बताया जाता है। मुकद्दर का आबाई ताल्लुक पंजाब के शहर उकाड़ा से बताया जाता है। जी हारून, मजीद बताइएगा कि डकैतों के खिलाफ मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया? जी देखिए, अब तक जो है पुलिस इसका जो है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि जो है लाश को जो है वो पोस्टमार्टम वगैरह के बाद कानूनी कार्रवाई के बाद अब से कुछ देर पहले जो है पुलिस ने इसके लौकीन को हवाले की है। तफ्सील वगैरह के बाद जो है इसका पुलिस के जो है इसके लौकीन जो है वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया हारून रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि उकाड़ा के का एक शहरी जिसे डकैतों ने मार डाला, वो शहरी मकसूद 5 बच्चों का बाप था और घर का वाहिद कफील था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम एंकर मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में बाखबर कराची की निदा आसिफ। निदा आसिफ, हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। निदा आसिफ, कराची के शहरी डकैतों के रहमो करम पर आ गए हैं। डकैत खुलेआम किसी को भी लूटमार का निशाना बना देते हैं और डकैती मजामत पर किसी को भी कत्ल कर देते हैं। नेहा, पहले के डकैत इतने एग्रेसिव नहीं थे, मतलब अगर कोई नहीं देता था अपना माल मसरूक़ का सामान और मोबाइल फ़ोन तो उसकी जान नहीं लेते थे, लेकिन आजकल के डकैत जान ले लेते हैं। तो डकैत इतने फेयरलेस कैसे हो चुके हैं? उनके दिलों में कानून का और पुलिस का डर कैसे ख़त्म हो गया, बताइएगा माय नाज़रीन। थैंक यू सो मच भैदी, आपने मुझे प्रोग्राम में एक बार फिर से और इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए इनवाइट किया। मेरे ख्याल से हमने इससे पहले भी जो है इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू की है, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि इस पर बाकायदा तौर पर एक्शंस भी होते हैं, लेकिन फिर वो सारे वक्ती तौर पे जो है वो एक्शन लिया जाता है और फिर वो सारे मामला वहीं पर रुक जाते हैं। देखिए,
मैं ये एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि अगर जो है एक बच्चा अपने घर में शरारत करता है तो माँ उसको डांटती है, लेकिन माँ जो है वो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वो नज़र भी उसके ऊपर रखती है, जाहिर सी बात है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे कोई भी अगर डकैती होती है तो कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकती है। पुलिस इन्वॉल्व होती है, आप मुझे पता है पुलिस का डर खौफ इनके दिल में से कैसे ख़त्म हो सकता है। हमने कितने दफ़े ऐसे प्रोग्राम किए हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे ये अलमिया बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, सरासर उनकी इन्वॉल्वमेंट है। मतलब इतने खुले आम असला लिए वो कैसे जो है वो बाहर घूम सकते हैं, आम शहरियों किस तरह से जो है वो खुले आम लूट रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। मतलब वही बात है ना कि मतलब मैंने जो अभी मार्च रिलेटेड एग्जाम्पल एक ये दी है, तो जो सरबरा होता है ना वही जो है जाहिर सी बात है उसके जो है मामलात के बगैर जो है वो कोई भी बच्चा खुद भी कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम जो है इलाके की बात करें तो ऐसे चौकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। अच्छा नेहा, बताइएगा कि डकैत, पहले ये भी खबर सामने आई है, हमने खुद ये खबर पढ़ी है बुलेटिन में कि डकैत गिरफ्तार भी हो चुके होते हैं, जेल भी जा चुके होते हैं, और जब वो जेल से बाहर होते हैं, बरी होते हैं, तो वो दोबारा इस काम में लग जाते हैं। तो एक डकैत तो की खबर ये सामने आई कि वो 25 दफ़ा जेल जा चुका है गिरफ्तार होके डकैती के इल्ज़ाम में। उसके खिलाफ मुकदमा बेशुमार दर्ज हैं, लेकिन फिर वो बाहर आके दोबारा डकैती करता है। वो कहता है दोबारा मैं जेल जाऊंगा, मैं फिर छूट जाऊंगा। इस हवाले से क्या कहना है आपका? क्योंकि उनको इतनी फैसिलिटीज़ अंदर मिली हुई होती हैं, मतलब वो आदि मुजरिम होते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती है जेल जाने की, कोई खौफ ही नहीं होता। वही मैंने कहा ना आपको कि वो आदि मुजरिम है, उनको हर तरह की फैसिलिटी जेल में भी मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और उनको जो है थानेदार जो है वो भी उनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तो जब भी तो ये अलमिया है, मतलब अगर कोई बंदा चोरी करता है और वो उसी वक्त जो है वो पकड़ा जाता है और उसके बाद जो है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तो मेरे ख्याल से कोई भी नॉर्मल बंदा कभी भी जो है दोबारा से वो गुनाह करने से पहले 10 मरतबा सोचेगा कि मुझे वही सज़ा दोबारा ना मिल जाए। मतलब ये आदि मुजरिम होते हैं, इनको ड्रग्स जो है वो मिल रही होती है। वही बात है, सब चीज़ें इन्वॉल्वमेंट के बगैर होती है। इन्वॉल्वमेंट के बगैर अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो पुलिस वालों की, तो मेरे ख्याल से ये इतने खुलेआम दिन दहाड़े स्ट्रीट कैमरास लगे हुए होते हैं कहीं कहीं, मतलब स्ट्रीट कैमरास तो खैर आपको पता है नहीं, लेकिन जो दुकानदारों ने अपने अपने कैमरास लगाए हुए होते हैं तो वो उनकी फुटेजेस भी आ रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहीं पर ही जो है उनको अपने अपने एरियाज़ उन्होंने फिक्स किए होते हैं ना कि ये मेरा एरिया, तुमने जैसे और भी जो है वो आपको पता है, जैसे वो फ़कीर होता है, अगर फ़कीरों की बात करें उन्होंने भी अपने एरियाज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं कि भाई ये मेरा एरिया, तुमने इस टेरिटरी में नहीं एंटर होना है। तो इसी तरह से जो चोर डकैत होते हैं उनकी भी एरियाज़ जो है वो उन्होंने अपने बने हुए होते हैं। बिल्कुल, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अंदर की बात अगर आपको मुझे पता है तो ये पुलिस के इल्म में नहीं होगा कि चोर डकैत, बिल्कुल मैं तो ये उसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए रोका क्यों नहीं जा रहा होता? आम शहरी की जानों को क्यों इतना लाइटर नोट पे लिया जा रहा होता है? मेरे ख्याल से अगर शहरियों की जान इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मेरे ख्याल से एक के बाद दूसरी डकैती का वाकया नहीं रिपोर्ट होता। अब फर्क ही नहीं पड़ता कितने लोग मर जाते हैं, कि दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा होता है। एक एक दिन में जो है 2-2 3-3 जो है हमें इस तरह की इत्तलात मिल रही होती है कि डकैती की वारदात में जो है एक आम शहरी वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। मतलब ये हमारे पुलिस को सोचना चाहिए ना, मतलब अगर इतना ही हमारी जो है पुलिस को, हमारे हुक्मरानों को, हमारी और जो है पाकिस्तान की आवाम का या कराची की आवाम का दर्द होता तो मेरे ख्याल से अभी ये स्ट्रीट क्राइम रुक जाता। बिल्कुल, अभी ये स्ट्रीट क्राइम रुक जाता। और जितने आपने कैमरास की बात की, जो कैमरास सड़कों पर नस्ब हैं, CCTV कैमरास जो हैं, और उनमें से काफ़ी कैमरास ऐसे हैं जो वर्किंग कंडीशन में ही नहीं है, और वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उनको रिपेयर भी नहीं कराया जा रहा होता और वो सिर्फ डमी के तौर पे लगे हुए होते हैं। डमी के तौर पर लगे हुए होते हैं। ज़्यादातर जो CCTV हमें मौसूल हो रही होती है वो लोगों की घरों पे, छतों पे, दुकानों पे या कारोबारी मराकज़ की CCTV फुटेजेस हो सकती हैं। अच्छा नेहा, आपसे मज़ीद बात करेंगे एक और अफसोसनाक खबर पे कि कल कोरंगी में एक बच्चा खेलता खेलता गटर में जा गिरा। गटर का ढक्कन मौजूद ना होने के बायस वो बच्चा लुक़्मे अजल बन गया, और उसके फिर मामू उसके पीछे गए उसके ताक़ुब में उसे बचाने के लिए कि मैं अपने लाल को बचा लूँ, और वो भी जहाँ भाग हो गए उसको बचाने के चक्कर में। तो एक गटर के ढक्कन ना होने से 2 कीमती जानें चली गई। इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, इस तरह के वाक़यात पहले भी काफ़ी रोनुमा हुए हैं, और मुर्तज़ा वहाब साहब, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं कितनी दफ़ा प्रोग्राम भी कर चुकी है, और मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उनसे रिलेटेड जब गुफ्तगू होती है मेरे पास, मेरे प्रोग्राम में, जब पीपल्स पार्टी के जो है वो रहनुमा
वगैरह आते हैं, उनसे जब मैं गुफ्तगू करती हूँ, लेकिन वो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं अब मतलब कराची तो बहुत बड़ा है, अब किस किस गली कूचे में जो है मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो जाके जो है वो क्या खुद विजिट करेंगे? भैया आपकी जिम्मेदारी है, आप मेयर कराची हैं। फिर आपने जो इतनी बड़ी तकरीब रखी थी उसमें जो आपने इतने भारी भारी बकौल आप किए कि हमने 2700 के जो है वो ढकने के जो है वो कवर बनवाए थे। अच्छा, ये भी बताइए तकारीब का मकसद क्या था? बस बिला वजह में बस मुझे उस तकरीब का मकसद समझ नहीं आया था, और वो उस दिन वो बुला के बस रश जमा करना था और उसके अलावा कुछ समझ से बाहर था वो। हाँ, फोटो सेशन, जैसे जब चंद कतरे बारिश के पड़ते तो मुर्तज़ा वहाब साहब शार फैसल की शाराओं पे पहुंच जाते हैं कि ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ड्राई हुआ है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं है और ना ही सीवरेज का पानी है। तो यहाँ पे भी यही अलमिया है, यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन की हद तक उनको बुलवाया था। बल्कि जो यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन वहाँ पर गए थे, उनको जब बुलवा के एक तो उनका टाइम भी वेस्ट किया गया, और उसके बाद जो उनको कोई जो है कवर्स भी नहीं दिए गए, मेन होल के कैप्स भी नहीं दिए गए थे उन्होंने। और वहाँ पर उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि आपको एक हफ्ते में मिल जाएंगे 8-8, 10-10 जो है तकरीबन कुछ इसी तरह के जो है ना कहा गया था कि एक जो है वो यूसी को मिलेगा। अब ये वो दिन है, आज का दिन है, वो तो मेन होल के कवर्स का कुछ पता नहीं है, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो है वो रोनमा हो रहे हैं आए दिन। जो है गटर के ढकने में, सॉरी गटर में जो है वो एक जान गिर के जो है वो जहाँ भाग हो जाती है, अब ये 2 जाने जो है ये गटर निकल गया। मतलब ये इस चीज़ के मुर्तज़ा वहाब ने क्या नोटिस लिया? मतलब ये उनकी गफलत है। मैं चाहती हूँ कि हमारे मतलब अगर पॉसिबल है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को लाइन पर लिया जाए और इस हवाले से उनसे भी सवाल किया जाए कि आप लोग जो है क्यों इतनी जो है मतलब गफलत की नींद सो रहे हैं। जी नहीं, आपसे इससे मजीद बात करेंगे। अभी बराह रास्त जाएंगे लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। रज़ा मानिका साहब को टिकट दिया गया जो वहाँ से MNA मुंतखब हुए, यकीनन उस वजह से सरदार मनसब डोगर साहब को नाराज़गी पैदा हुई और हम उस वक्त उस नाराज़गी को दूर ना कर सके। ये मैं डोगर साहब का नहीं, मैं अपना कसूर मानता हूँ कि हम दूर नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसमें कामयाब हैं और सरदार मनसब डोगर साहब तशरीफ़ फरमा हैं और अहमद रज़ा मानिका साहब भी जी ये भी बैठे हैं। अब दोनों जो है वो इकट्ठे बैठे हैं, दोनों मिल के इंशाअल्लाह ताला ज़िला पाकपतन और ज़िला साहिवाल जो है, साहिवाल डिवीज़न जो है, वहाँ पे पार्टी को मजबूत करेंगे। वहाँ पे हमारे बहुत प्यारे साथी थे राना जहाद साहब MNA, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो उनके फर्जंद अर्जमंद अपना राना इरादत साहब जो है वो उनकी जगह पे MNA भी मुंतखब हुए और आज हमारे साथ जो है वो तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह से जो है वो बात की जाती है कि जी वो ज़िमनी इलेक्शंस में PMLN की कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं रही, तो वो जी PTI जो है वो जीत गई। PTI कहाँ जीती? उस कारकर्दगी में जो मामला थे उसमें हमें पूरी तरह से जो है वो इदराक उस वक्त ही हो गया था और हम अब उस मामले को पूरी तरह से जो है वो उसको कवर कर रहे हैं। आसफ भा साहब खुशाब से हमारे साथी थे, हमारे MPA भी थे, हमारे जो है वो वज़ीरे जंगलात भी रहे हैं ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये ज़िमनी इलेक्शन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें जो है वो जो बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी जो है वो ठीक रही है, वो कारकर्दगी ये बैठी है। ये इस कारकर्दगी को उस वक्त हम बावजूद जो है वो हासिल ना कर सके या अंडरस्टैंडिंग हमारी आपस में ना हो सकी, तो इन्होंने उस ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हिस्सा लिया और 44,000 वोट लिए और वहाँ से फिर PMLN जो है वो कामयाब ना हो सकी। तो आज आसफ बासा भी जो है वो हमारा हिस्सा है, हमारे साथ बैठे हैं। इसी तरह से पीर निज़ामुद्दीन सियालवी साहब जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये इनका जो गद्दी है
इनका दरबार जो है सियाल शरीफ, उनकी बड़ी जो है वो इज़्ज़त और बड़ी तकरीम है हमारे सरगोदा और उससे मुल्का इलाकों में, जंग में ख़ास तौर पे इनका बड़ा एक बहुत असर है। इसी तरह चन्योट साइड पे, तो इनके साथ भी जो है वो मामलात ठीक ना रहे और वो एक ऐसी रवश जो है वो चली, आपके इल्म में ही है कि मेरे ख़िलाफ़ भी जो है वो फतवा जो है वो जारी हो गया था। तो बहरहाल उस वक्त भी हमने कोशिश की और निज़ाम साहब जो हैं, जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर अपने बुज़ुर्गों की और अपनी फैमिली की वजह से जो है वो बात चीज़ें इनके रास्ते में रुकावट जो है वो बनती रहीं और उस वजह से हमें नुकसान हुआ। हमें जो सियाल शरीफ की जो गद्दी है, दरबार है, तो उनकी वजह से हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो डैमेज हुआ, उसका सारे लोग जिक्र जो है वो करते रहे। तो अब सियाल शरीफ भी और निज़ामुद्दीन साहब जो है वो हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पहले की तरह भरपूर तरीके से पूरे सरगोदा डिवीज़न में, बल्कि फैसलाबाद डिवीज़न में आ जाता है चन्योट और जंग, तो वहाँ पे जो है ये मुस्लिम लीग को जो है वो सपोर्ट करेंगे। फ़ारूक अहमद मानिका, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में 2018 में जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और ये कामयाब हो गए थे आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे भी, लेकिन इनको फिर अगले दिन जो है, जो 2018 में जो मामलात हुए अपना RTS को बिठाने वाले, तो इनको फिर अगले दिन जो है वो हरवा दिया गया। तो ये भी आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है जी। मियाँ माजिद नवाज साहब जो है वो 2002 से 2007 की असम्बली में जो है वो MP रहे हैं। 2018 में सईद खां मनेश साहब हमारे विहाड़ी मेलसी से हमारे NA के उम्मीदवार थे। माजिद नवाज साहब से मामलात जो हैं वो को थोड़ा नाराज़गी में चले गए, तो इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ा, जिससे पार्टी को एक NA की सीट का जो है वो नुकसान हुआ। तो अब सईद खां मनेश साहब भी और मियाँ माजिद नवाज साहब भी दोनों जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, बल्कि इकट्ठे बैठे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला मिल के जो है वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह से मैं ये बात कहनी चाहूँगा कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो सहूलत और फैसिलिटेशन, और भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल जमात। लाहौर में मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें उन्होंने बताया कि डोगर साहब की सरबराही में हम पुरुमीद हैं कि ज़िले में बेहतरीन काम होंगे। तो नाज़रीन, बात हो रही थी कि कोरंगी में गटर के ढक्कन ना होने से एक और बच्चे की जान चली गई। एक बच्चा खेलते खेलते गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया, ज़िंदगी की बाजी हार गया और उसके जो मामू थे वो भी उसके ताक़ुब में उसको बचाने के लिए गए कि मैं अपने लाल को किसी तरीके से बचा लूँ, लेकिन वो भी उसे बचा ना सके, बल्कि वो खुद जान की बाजी हार गए गटर में डूब कर। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपका K21 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, कोरंगी में वाकया पेश आया है, गटर का ढक्कन ना होने से एक और जिंदगी का चिराग बुझ गया, और वो भी मासूम बच्चे की जिंदगी का चिराग बुझ गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत अफसोसनाक वाकया कल पेश आया, उसके हवाले से दिली सदमा भी पहुंचा है। जो भी इसकी गफलत के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो वाटर बोर्ड हो या K21 हो, इस हवाले से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कवर और रिच के, तो कहीं कहीं हुआ होगा ऐसी टीचर लोग निकाल के भी ले जाते हैं। तो इस सिलसिले में एक मैकेनिज्म बना रहे हैं और ऐसे हादसा मजीद न हो। जी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि आपकी जानिब से या मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब की जानिब से इस वाक़े का कोई नोटिस लिया गया? जी बिल्कुल लिया गया, मेयर साहब की जानिब से नोटिस लिया गया और कल ही दिया था। उस पर इंशाअल्लाह जो भी होगी
जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए इंसानी जान का नुकसान उससे नहीं सकता है और कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात रहनुमा ना हो और जिसकी ये कवर तो हम रोज़ाना बेसिस पे चेयरमैन को और मेंबर इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और कहीं ऐसी गफलत पेश आई उसके खिलाफ कार्रवाई। जी मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि लवाहिकीन को कोई रिलीफ या कोई फ़ंड की अमाउंट दी गई, तजवीज़ की गई? जी जब जाएंगे उनके लवाहिकीन से मिलेंगे, उनसे तारीफ भी करेंगे तो उनकी जो भी मदद होगी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा डिप्टी मेयर साहब आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब की जानिब से एक तकरीब में सबको इनविटेशन दिया गया, सब आए, काफ़ी बड़ा मजमा था, उसमें बताया गया कि हमने तमाम यूसीज़ के गटर के जो ढक्कन गायब हैं उनके लिए ढक्कन अरेंज कर दिए हैं और अच्छी क्वालिटी के ढक्कन हैं और ये अब ना चोरी होंगे ना गायब होंगे। लेकिन उसके बाद भी ये वाक़यात देखने को मिल रहे हैं उस तकरीब के होने के बावजूद। और तो मुझे बताइएगा जो जितने तकरीब में बताया गया था कि तमाम गटर के ढक्कन, तमाम यूसीज़ में एक एक गटर के ढक्कन फिल कर दिए जाएंगे, वो अभी तक फिल क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए इस हवाले से मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जो है हम यूसी चेयरमैन और केएमसी के मेंबरान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूसी वाइज और तमाम को, ये नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को, पीटीआई, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, जेओआई, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उन तमाम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। और ये वाटर बोर्ड के तहत बनाए गए थे और उनको दिए भी जा रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ होगा या किसी गफलत हुई है तो उस पर इंक्वायरी करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी डिप्टी मेयर साहब आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो मुझे ये भी बताइएगा ये कब तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, कब तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कितनी जानों का ज़िया ऐसे होता रहेगा? देखिए बन भी रहे तकरीबन डेली बेसिस पे बन भी रहे। एक फैक्ट्री जो वाटर बोर्ड की थी वो अच्छा फाल नहीं थी, उसको जैसे मेयर साहब आए तो उनको फाइल किया, वाटर बोर्ड की जानिब से उस फैक्ट्री को फाइल किया, उसके काम शुरू हुआ है। तो डेली बेसिस पे उस पर काम हो रहा है, जितने जैसे बनते जा रहे हैं तो उनको हम रिक्वायरमेंट जैसी जिनकी चेयरमैनों की आती है तो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं K21 न्यूज़ का प्रोग्राम करती हैं बाखबर कराची निदा से, वो भी आपसे एक सवाल करना चाहती हैं। जी निदा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सलमान मराज साहब। असल में मुझे सवाल आपसे ये करना है क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम डेली बेसिस पे जो है वो जो मेन होल कैप्स जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में बाखबर कराची में जब जमात इस्लामी के टाउन नाज़िम आते हैं और वो उनसे जब मैं सवाल करती हूँ मतलब ये बल्दियाती सूरत हाल के हवाले से, वो कहते हैं पहले तो हमें सबसे पहले इनको चाहिए कि हमें गटर के ढकने दें, तो वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रहे। और जो इतनी बड़ी तकारीब की थी उसमें जो गटर के ढकने बनाए गए थे स्पेशली तौर पे बनवाए गए थे और वो जो उसकी मालियत थी वो तो खैर उससे दुगनी मालियत थी, वो तो एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन वो जो गटर के ढकनों की जो इतनी बड़ी तकरीब की थी लेकिन उसके बाद वो हमें अभी तक मैसर नहीं है, तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए आप उस टाउन चेयरमैन से ये भी पूछ लेते कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, आप भी उसी टाउन के हैं जी। तो जितनी केएमसी की बन रही है, वाटर बोर्ड की बनती है, तो हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूसी चेयरमैनों को, केएमसी मेंबरान को, तो उनसे भी आप ये सवाल कर सकती है ना, आपके पास भी इख्तियारात हैं, आप भी तो दे सकते हैं, आप क्या करें? वो कैसे दे सकते हैं? मतलब बगैर उनके बकौल उनके हमारे पास तो फंड्स है ही नहीं। क्यों नहीं? हमें फंड्स मिल ही नहीं रहे। 4-5 लाख रुपए मिले थे जो कि वो सेवरेज और बाकी इख्तियारात भी मिल चुके हैं ना, अब तो इख्तियारात भी मिल चुके हैं तमाम टाउन को, वो शेयर उनका आ रहा है, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? काम ना करना हो ब्लेम सारा केएमसी पे, ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल आप चले ठीक है, जो उनके अख्तियारात है इस हवाले से भी मैं उनसे करती रहूँगी, लेकिन जो आप लोगों के पास अख्तियारात हैं, जो आप लोगों के मातहत चीज़ें आती हैं, इस तरह के वाक़यात कब तक हम देखते रहेंगे? कब तक इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहेंगे? कब तक लोग अपनी कीमती जाने अपने प्यारों से इसी तरह से हाथ धोते रहेंगे? अफसोस हुआ है ये हमें भी दिली अफसोस हुआ है। हम तो कर रहे हैं, हमारी नीयत है काम करने की और हम कर भी रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आप आए, आपको विजिट कराते हैं, वाटर बोर्ड ने जो फैक्ट्री बनाई है, मैनुअल कवर्स और रिंग भी हम बनते जा रहे हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो करें, अमली काम करके दिखा रहे हैं और कहीं वही होगी। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि ऐसी गलती हुई होगी, जिसकी भी गफलत होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।
जी डिप्टी मेयर साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ये बताइएगा कि जितने आपने बताया फंड्स के मामले चल रहे हैं, जमात इस्लामी हमेशा से ही कहती है कि हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। आप बताइएगा कि फ़ंड जमात इस्लामी को पहुंच रहे हैं और दीगर जमातों के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं उनको? जी बिल्कुल, तमाम जितने टाउन चेयरमैन हैं उनकी एओजी की शेयर डिक्लेयर हो चुकी है और बाइफर्केशन के बाद उनको इख्तियारात भी मिल गए। अब तो कोई हो नहीं है, अब तो टाउन चेयरमैन के पास इख्तियारात हैं। जितने टाउन पीपल्स पार्टी के, जमात के या पीटीआई के, उनके इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात से काम। सर मुझे बताइएगा कि उनके पास क्या क्या इख्तियारात हैं, कितने फंड्स उनके पास मौजूद होंगे? जो उनका एओजी शेयर मंथली बनता है उनको मिल रहे हैं, जो उनके एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, ट्रांजेक्शन पीरियड खत्म हो चुका है। अब तमाम टाउन चेयरमैन को इख्तियारात मिल चुके हैं, अब वो काम करने की नीयत हो तो काम कर सकते हैं। हमारे पास ये तमाम टाउन चेयरमैन आके जमात के हमारी वहाँ कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और आप शायद उनको ऑफिस साहब रोकते होंगे, बाकी वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है एक टाउन चेयरमैन। अच्छा मुझे बताइएगा डिप्टी मेयर साहब कि जो बच्चा गिर के जाँ बहक हो गया है उसके अहले खाना से आप ताज़ियत के लिए जाएंगे और उनको गालिबन आप रिलीफ और कोई फ़ंड भी मख्तस करेंगे उनके लिए, ऐसा ही है? हम जाएंगे, उनके वाक़या हुआ उससे हमदर्दी का इज़हार करेंगे, दुआ करेंगे और उनसे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा तो अभी कोई वहाँ पर पहुँचा उनके पास, उनके अहले खाना के पास? वो अभी जाएंगे इस पे। अच्छा मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के। मुराद साहब, आप अपना कीमती वक्त K21 न्यूज़ को इनायत कर रहे थे, जिसमें आपने बताया कि जो बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक भी हुआ, आप उसके अहलो अयाल के घर जाएंगे, उनसे ताज़ियत करेंगे, दिली हमदर्दी का मुजाहरा करेंगे और उनको कोई रिलीफ भी देंगे। और इस वक्त हम बराह रास्त जाएंगे लाहौर, जहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। आप इस बात की फ़िक्र न करें, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अपीलें या जो जाली सज़ाएँ, उनकी तो सज़ाएँ वो हैं कि सज़ा देने वाले जो हैं वो पुकार उठे कि जनाब हमने जो है वो गलत सज़ाएँ दी हैं। तो इन सज़ाओं को कायम नहीं रहना चाहिए। ये अदलिया का, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है, ये मैं समझता हूँ कि उनका ये आइनी और कानूनी फरीज़ा है कि इस होने वाली इतने बड़े इनजस्टिस को जो है वो उसको जो है वो दुरुस्त करें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो है वो अमल मुकम्मल हो जाएगा आने वाले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें उनका बताना है कि डोगर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। डोगर साहब की सरबराही में हम पुरउम्मीद हैं कि ज़िले में बेहतरीन काम होंगे और वो भी करके दिखाएंगे। हमसे कहा जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कारकर्दगी नज़र नहीं आती, जबकि ऐसा नहीं है। फिलवक्त स्टूडियो में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। जैज़ कैश है ना। Introducing the all new Tuck Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk फॉर फ्री होम डिलीवरी। कॉल नाउ। ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381।
क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। जैस कैश है ना। तवज्जो फरमाइए। शहर भर की दीवारें वॉल चॉकिंग की वजह से बदनुमा। तवज्जो फरमाइए। जैस कैश है ना। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जैस कैश है ना। जैस कैश हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैस कैश है ना। ये दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जी फ्रेश न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आपको खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से लाइव, और बात हो रही थी इस हवाले से कि कल कोरंगी में जो बच्चा खेलते खेलते गटर में जहाँ भाग हो गया जाके, और क्योंकि गटर में ढक्कन ना होने की वजह से, और उसका मामू भी जब उसके ताक़ुब में उसको बचाने के लिए गए तो उनके मामू भी जान से हाथ धो बैठे कि मैं किसी तरीके से अपने लाल को बचा लूँ, लेकिन वो भी उसकी जान बचाने से कासिर रहे और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। नेहा, अभी बात हो रही थी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से जो के डिप्टी मेयर हैं, और उन्होंने बताया ये कि हम दूसरी जमातों के भी जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं उनको फ़ंड्स मख्तस करते हैं, जो फ़ंड्स मख्तस हैं उनको वो फ़ंड्स मिलते हैं, लेकिन जब जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सामने आता है, जमात इस्लामी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो वो ये बता देंगे हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास फ़ंड्स ही नहीं है। ऐसा क्यों है? जब वो डिप्टी मेयर साहब कह रहे हैं कि इनके पास तमाम फ़ंड्स हैं, तो जमात इस्लामी ये क्यों मौक़िफ़ रखती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है? अच्छा, मुझे बात ये समझ नहीं आती है, मतलब मेरे प्रोग्राम में काफ़ी मरतबा जिक्र
जिक्र हुआ है इस चीज़ का फ़ंड के हवाले से, वो कहा जाता है, अच्छा ये जो फ़ंड की जो बात कर रही है अभी का फ़ंड नहीं है, जो मौजूदा फ़ंड नहीं है की जो बात हो रही है कि अभी जो मौजूदा फ़ंड दिया गया था वो तो फ़ंड दूर दूर तक नहीं है। पिछले जो फ़ंड थे ना, जो कुछ 2-3 लाख रुपए मेरे ख्याल से इनको मिले थे, पर जो मेरे ख्याल से यूसी या जो टाउन है उनको सबको दिए गए थे। अच्छा, अब अभी जो फंड्स रिलीज होने थे वो फंड्स नहीं दिए। अच्छा, मज़े की बात ये अभी जिन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मराज साहब ने कि हमने जो है अब इख्तियारात इनके पास भी आ चुके हैं, चेयरमैन और जो है टाउन चेयरमैन के पास इख्तियारात आ चुके हैं, अब वो अपने तरीके से बेहतर काम करने की कोशिश करें। तो इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इन लोगों से बेहतर काम नहीं हुआ था, ये अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, अब मतलब ठीक है, अगर जो है आपसे काम नहीं हो पा रहा था, आपने जो है वो चीज़ आप वाजे कर देते, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि भाई अब इनके पास वो है इख्तियारात, ये अपने इख्तियारात को सही जगह पर यूटिलाइज़ करें। तो ये मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो बड़े दावे और वादे करते हुए नजर आते हैं। सलमान अब्दुल्ला मराज साहब जो वो आए थे, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही होती है कि हम कराची के लिए ये काम कर रहे हैं, कराची की जो है बल्दियाती तरक्की के लिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन बल्दियात के ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं। सीवरेज का मसला हमारा सही नहीं हो पा रहा, हमारा जो है पानी का मसला जो है वो नहीं सही हो रहा। कई जगहों पर ऐसे हमने देखा कि पानी सीवरेज का और जो है पीने का पानी लाइनें आपस में मिक्स हो जाती हैं। एक्सचेंज जो पानी चोरी करवा रहे होते, मतलब उस वक्त वाटर बोर्ड का अमला कहाँ पर होता है, वो क्यों नहीं इसकी पर तवज्जो दे रहे होता है। अच्छा, तब तो मुर्तज़ा वहाब साहब के पास इख्तियारात होते हैं ना, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे होते। कितनी रिपोर्ट्स की गई हैं, कितनी एप्लीकेशंस उनके दफ्तर में पहुंची हुई हैं, वो उन्हीं के ऊपर ही कर ले। अच्छा, ये भी टाउन चेयरमैन का काम है, इख्तियारात तो अभी दिए ना, आपके जो पहले इख्तियारात है कम से कम उन्हीं को अच्छे यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी ये भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। और फंड्स की जहाँ तक बात है, फंड इनको अभी तक वो प्रॉपर वो वाला फंड मिला नहीं है, फंड नहीं मिल पाया उतना। जो भी कुछ फंड मिला था, जो पिछला जो पुराना प्रीवियस फंड जो होता है वो रिलीज़ किया था, और अभी का कोई फ़ंड नहीं है। और इसके अलावा ये जो अभी बात कर रहे थे कि जो अभी एक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात जो पेश आया, उसमें जो एक ही घराने के जो है एक घर के एक फैमिली के 2 लोग जाँ बहक हो गए। और मैं सरासर ये कहूँगी कि देखें, इसमें सिंध गवर्नमेंट की गफलत है, सिंध गवर्नमेंट की गफलत की वजह से ये सब कुछ हुआ। और अगर ये सारी चीज़ें जो है फुलफिल होती तो मेरे ख्याल से ये नतीजा नहीं हो पाता। आज आप और हम इसको बैठ कर डिस्कस नहीं कर रहे होते, आज हम उनको लाइन पे नहीं ले रहे होते और उनसे सवालात नहीं कर रहे होते। जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, अफसोस की बात ये होती है कि तभी इनको होश आता है कि यार हमने ये चीज़ करनी थी, उससे पहले आप क्यों नहीं कुछ कंप्लीट करके रखते। मतलब कराची सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर है, उसके बावजूद भी आप लोग जो है मतलब कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक करते हैं। आखिर मैं यही कहूँगी मैं कि मुझे अफसोस हुआ जो है ये बात सुन के कि अभी तक हमारे मेयर और डिप्टी मेयर जो है उस घर में नहीं पहुंचे जहां पे कल रात में 2 जनाजे हो जाए। इनको फौरी तौर पे चाहिए था वहां पे पहुंचना है। इतना डिले करने के बाद हमने सवाल किया हुआ है और अभी तक नहीं पहुंचे। हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा हम जाएंगे, इनको तो फौरी तौर पे वहां पे पहुंचना चाहिए, फौरी तौर पे उनको रिलीफ देना चाहिए, फौरी तौर पर जाना चाहिए। नेहा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ लॉन्च को इनायत किया। नाज़रीन, आपने जानी डिप्टी मेयर की गुफ्तगू आपने जानी, और नेहा से जो बात चली थी अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से वो भी जाने, इस पर तासुरात दिएगा। और फिलहाल स्टूडियो में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। जैज़ कैश है ना। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क,
माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। जैस कैश है ना। आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने। आ रहा हूं करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, पीर से जुमा शाम 4:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। खल्क़े खुदा क्यों हैं परेशान। Team Pakistan's got to keep going like that. Pakistan win this game. Their hopes are still alive. A strong England team on paper that haven't yet turned up at this World Cup. क्रिकेट वर्ल्ड कप की जंग, शाहीनों का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चिकनाचूर। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद कर दिए। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग का इरादा था। टीम पर होने वाली कारकर्दगी पर तनकीद। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने से मुतालिक मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुशावरत की। कप्तानी के हवाले से वतन वापसी पर फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। आईसीसी के मुताबिक श्रीलंका को हुकूमती मुदाखलत की बिना पर मुअत्तल किया गया। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत खराब होने के बायस आजम खान को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आजम खान ने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाया था। आजम खान के इंतकाल पर निगरां वज़ीर आज़म समेत सियासी शख्सियात का अफसोस का इजहार। अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा कि आजम खान के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख और तकलीफ हुई। निगरां वज़ीर दाखिला ने मरहूम के दर्जात बुलंद के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के लबहकीम के लिए सब्र जमील की दुआ।
हम इस पर आवाज़ उठाएं, हम इसको अपना हक है वो मांगने के लिए नौजवानों से कनेक्ट करें, हम वॉइस बने और हम इन सारे नौजवानों की आवाज़ बने कि जो इस वक्त तालीम से महरूम किए जाते हैं, रोज़गार से महरूम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया, कराची की यूथ हमारे साथ खड़ी हुई आकर। फिर हमने सिर्फ ये नहीं किया कि हम सियासी एतबार से इसको जो है वो आवाज़ को उठाएं, बल्कि हमने कहा कि हम अपने हिस्से का काम करें। मुल्क में सबसे अहम मसला महंगाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। कराची जैसे शहर में सरकारी निज़ाम का हाथ सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून का वफ़द आज MQM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तफसीली मनसूबाबंदी पर गौर किया जाएगा। वफ़द पार्टी के कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर MQM के मरकज़ आएगा। हमें बिल्कुल पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे कराची जो है वो तो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है जी, तो वहाँ पे हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला MQM के साथ मिलके तो हम कोशिश करेंगे कि कराची का मैंडेट, कराची के लोगों का एतमाद, सिंध के लोगों का एतमाद जो है वो हासिल करें। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी, पीपल्स पार्टी को न सिर्फ हक हासिल है बल्कि उन्हें ये ज़रूर चाहिए कि वो भी जो है वो पंजाब में आए, लाहौर में आए और वो भी जो है वो अपनी कोशिश करें और लोगों का जो है वो एतमाद हासिल करें। यही जरूरी है। MQM के साथ मिलकर कराची के अवाम का एतमाद हासिल करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की K21 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी भी पंजाब आए और लोगों का एतमाद हासिल करे। असद उमर का सियासत से अलग का ऐलान। असद उमर कहते हैं कि PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ, सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहा हूँ। लूटमार की वारदात लगातार। कराची में डकैतों ने एक और दुकान को लूट लिया। लांडी में गुज़िश्ता रोज मिठाई की दुकान में दो मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर वारदात की। CCTV फुटेज मंजर आम पर आते। शहर कायद में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक B में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार मकसूद जान बहक। मकसूद 5 बच्चों का बाप था और उकाड़ा का रिहायशी था। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी का 36वां दिन। फलस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी। गजा धमाकों से गूंज उठा। अल-बुर्राक स्कूल पर हमले में मजीद 50 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की पोती भी हमले में शहीद। हम्माम हानिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तालिबा थीं। स्कूल में सैकड़ों अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइल ने अस्पतालों में मौजूद जख्मी और तिब्बी अमले को भी ना बख्शा। गजा के इंडोनेशिया, अल-कुद्स, शिफा और अल-उदा अस्पताल पर भी हमले। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तय। दोनों फरीकैन में इसराइल के ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी ख़वातीन
और बच्चों की रिहाई के लिए हमास के जेर हिरासत 100 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। आलमी मीडिया के मुताबिक हमास के जेर हिरासत 241 इसराइली मौजूद। गुज़िश्ता दिनों में हमास ने 4 यरगमालियों को रिहा किया था। गजा की खौफनाक सूरत हाल, OIC का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए निगरान वजीर आजम सऊदी अरब में मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का आकर की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली फोर्सेस के निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने आलमी क़ुव्वतों की गजा पर खामोशी को शर्मनाक करार दिया। अनवारुल हक काकर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंग बंदी के लिए इकदाम करे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए हिमायत जारी रखेगा। सदर की इसराइल के स्कूलों अस्पतालों की बमबारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने मरियम औरंगजेब के ज़मानती मुचलके भी मुस्तरद कर दिए। ATC में इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में बारिश के बाद फजा साफ, जज़वी लॉकडाउन भी खत्म। आज से दुकानें और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुल गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मुसाफिरों को मुश्किलात। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तोड़खम बॉर्डर पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में CTD की कार्रवाई। कलदम TTP के कमांडर समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 247 बिजली चोर पकड़े गए। 242 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जगह जगह गड्ढे और उनमें जमा नाले का पानी। ये है गुलशन मेहमान की कहानी। सड़क की हालत अबतर, सीवरेज का जमा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। और सर्दी के झटके पड़ेंगे नवंबर के आखिरी हफ्ते। शहर कायद में 20 नवंबर के आखिर में सर्दियों का सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। अस्सलामुअलैकुम। K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर ली जाए पाकिस्तान इंग्लैंड के आज होने वाले मैच की वजह से कि कौमी टीम का वर्ल्ड कप में सफर तकरीबन तमाम। शाहीनों का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चिकनाचूर होने लगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी हां, भारतीय शहर कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। दूसरे विकेट 108 रन पर गिर गए। डेविड मिलान 31 रन बनाकर इफ्तिखार अहमद का शिकार हुए, जबकि कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते। इंग्लैंड को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर बोले विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, मुखालिफ टीम को अच्छा टारगेट देंगे। अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर के हवाले से। कौमी टीम का वर्ल्ड कप में सफर तकरीबन तमाम।
शाहीनों का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चकनाचूर होने लगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय शहर कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी, दूसरी विकेट 108 रन पर गिर गई। डेविड मलान 31 रन बनाकर इफ्तिखार अहमद का शिकार हुए। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते, इंग्लैंड को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर बोले, विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, मुखालिफ टीम को अच्छा टारगेट देंगे। कौमी टीम का वर्ल्ड कप में सफ़र तकरीबन तमाम शाहीनों का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चकनाचूर होने लगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय शहर कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी, दूसरी विकेट 108 रन पर गिर गई। डेविड मलान 31 रन बनाकर इफ्तिखार अहमद का शिकार हुए। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते, इंग्लैंड को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर बोले, विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, मुखालिफ टीम को अच्छा टारगेट देंगे। अपडेट कर रहे हैं पाक इंग्लैंड टाकरे के हवाले से। कौमी टीम का वर्ल्ड कप में सफर तकरीबन तमाम। शाहीनों के सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चकनाचूर होने लगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय शहर कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने है, जबकि इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी है। दूसरी विकेट 108 रन पर गिर चुकी है। डेविड मलान 31 रन बनाकर इफ्तिखार अहमद का शिकार हुए। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते, इंग्लैंड को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर बोले कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, मुखालिफ टीम को अच्छा टारगेट देंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड टाकरे के हवाले से कि कौमी टीम का वर्ल्ड कप में सफ़र तकरीबन तमाम। शाहीनों का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चिकनाचूर होने लगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय शहर कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने आ गए। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी, दूसरी विकेट 108 रन पर गिर गई। डेविड मलान 31 रन बनाकर इफ्तिखार अहमद का शिकार हुए। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। वर्ल्ड कप में अब तक क्या हुआ, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वर्ल्ड कप के सफर में चौकों और छक्कों की बरसात। That's good to see. 68. अब तक 537 छक्के लगे। That is sweet. 1935 बार बॉल्स चौके के लिए बाउंड्री के बाहर गईं। सबसे ज्यादा 22 छक्के भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल ने मारे। Now that is gigantic. Well, he's gone for it. Oh my goodness. And Maxwell hits it. High. Can it make it? It does make it. जनूबी अफ्रीका के क्वांटन डी कॉक ने सबसे ज्यादा 57 चौके लगाए। वर्ल्ड कप की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 11 छक्के फखर जमान ने लगाए। Big shot. That's gone. Oh, that's gone. That's six. That's gone further. That is remarkable contact. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर 428 रन जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ बनाए। Excellent use of the feet. Wow.
ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड के खिलाफ 309 रन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ सबसे कम 55 रन पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में 771 रन का मजमुआ बना। ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन की सबसे बड़ी इनिंग्स अफगानिस्तान के खिलाफ खेली। भारत मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा। क्विंटन डी कॉक ने सबसे ज्यादा 4 सेंचुरियां स्कोर की। सबसे ज्यादा 450 कप्तान बाबर आजम और विराट कोहली ने बनाए। आपको बताएं निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर आपको बताएं कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के बाद अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के बाद अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बाबर आजम ने साबिक चेयरमैन पीसीबी से मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक टीम की परफॉर्मेंस के पेश नज़र बाबर आजम अपनी कप्तानी के हवाले से वतन वापसी पर फैसला करेंगे। बाबर आजम मौजूदा सूरत हाल में कप्तानी से अलग होने से मुतालिक सोच रही हैं, ताहम वो अपने वालिद के मशवरे को अहमियत देंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान पीसीबी और साबिक क्रिकेटर्स के रवैये से मायूस हैं, जिसके पेश नज़र उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से अलग होने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को करीबी लोगों ने तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी से अलग होने का भी मशवरा दे दिया है और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में बड़े बड़े कप्तान नाकाम हुए हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भारत ही में अपने फैसले के ऐलान का इरादा रखते थे, लेकिन अब वो ये फैसला वतन वापसी पर करेंगे। और अब ये जानिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी। आईसीसी का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने फौरी तौर पर श्रीलंका को मुअत्तल करने का फैसला किया है। श्रीलंका को हुकूमती मुदाखलत की बिना पर मुअत्तल किया गया है। आईसीसी का कहना था कि बोर्ड इजलास में इत्तेफाक हुआ कि श्रीलंका क्रिकेट के मामलात आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुअत्तली और उसके खात्मे की शराइत और जवाबित जल्द तय करेंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ तबीयत ख़राब होने के बायस निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जाँबर ना हो सके। आज़म खान ने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इक्कीस जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाने वाले आज़म खान खालिके हकीकी से जा मिले। आज़म खान को तबीयत खराब होने के बाद निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जाँबर ना हो सके। उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना था। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुखार और डायरिया की शिकायत थी, जिसके बायस गुज़िश्ता रोज सूबाई काबीना के इजलास में भी शिरकत नहीं की। उन्होंने पिशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर के ओहदों पर भी काम किया। आज़म खान चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं।
साबिक वजीर आला महमूद खान के सामने निगरां वजीर आला KP के लिए आजम खान का नाम रखा गया तो उन्होंने फौरी तौर पर आजम खान को निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की मंजूरी दे दी। उनके इंतकाल के बाद अब एक नया सियासी बहरान पैदा हो गया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के मुताबिक आजम खान के इंतकाल के बाद निगरान सूबाई काबीना तहलील हो चुकी। जब तक नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए हैं और सूबे के तमाम इंतजामात गवर्नर चलाएंगे। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल के बाद अब KPK में निगरान सेटअप कैसे चलेगा? क्या इख्तियारात गवर्नर के पास आ जाएंगे? इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद से। जी बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब K21 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त इनायत करने के लिए। कंवर दिलशाद साहब क्या कहेंगे इस बारे में? हेलो, आवाज़ कम आ रही है आपकी। जी कंवर दिलशाद साहब, निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो फैसला सामने आया कर देता हूँ मैं। सब आपका सवाल में समझ आ गई है जी। ज़ाहिर है कि जनाब KP के वज़ीर आला अपनी तबीयत बीमारी की अदालत की वजह से इंतकाल फरमा गए जी। तो उनके इंतकाल के फौरन बाद जो KP की सूबाई काबीना है जी वो खुद ब खुद तहलील हो गई। अब तमाम इख्तियारात जो हैं वो गवर्नर KP को चले गए हैं और गवर्नर मालियाती पुरानी और तमाम सूरत हाल को देखेंगे और जब तक नए वज़ीर आला का तकर्रर आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो जाता, इसका जो आइन ने जो इसकी तशरीह की है, जो तरीक़ाकार बताया है आर्टिकल 224 में, उसमें है कि चूँकि सूबाई असम्बली तहरीर हो चुकी है जी तो अब ये सारे इख्तियारात जो हैं वो सेनेट को चले गए हैं और सेनेट का लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ के बहनी मशावरत से किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय करेंगे। अगर वो किसी नाम पर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर इसके बाद वो चला जाएगा चेयरमैन सेनेट की मशावरत से सेनेट की कमेटी, और सेनेट की कमेटी जो है वो 6 अरकान पर मश्तूर होगी जिसमें 3 गवर्नमेंट के और 3 अपोजिशन के होंगे। अगर ये कमेटी भी 6 या 7 दिन के अंदर अंदर अपने किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 48 घंटे में किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय करेगा और उस इत्तेफाक राय करने के बाद वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता और वही KP के वज़ीर आला का हल्फ उठा लेंगे। जी कंवर दिलशाद साहब, आपने निगरां सेटअप के हवाले से बताया, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से भी बताया। गालिबन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कंवर दिलशाद साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया K21 न्यूज़ को खुसूसी वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के इंतकाल पर निगरां वज़ीर आज़म समेत सियासी शख्सियात ने अफसोस और का इजहार और लवाहिकीन से ताज़ियत की। निगरां वज़ीर आज़म ने अपने एक बयान में कहा कि आज़म खान के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख और तकलीफ हुई। आज़म खान ईमानदार और नेक इंसान थे। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंदी फरमाएँ और लवाहिकीन को सब्र जमील भी अता करे। उनका मज़ीद कहना था कि आज़म खान ने तमाम उम्र अवाम की बतौर एक फ़र्ज शनास और काबिल अफसर खिदमत की। आज़म खान ने बतौर निगरां वज़ीर आला सूबे के इंतज़ामी उमूर को एहसन तरीके से सरअंजाम दिया। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था, अल्लाह करीम गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील दे और मरहूम के दर्जात की बुलंदी भी फरमाए। निगरां वज़ीर आला आज़म खान का इंतकाल बहुत बड़ा सदमा है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहूम के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आज़म खान ने अहम तरीन इंतज़ामी जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से निभाया। मरहूम आज़म खान के अवाम की खिदमत के हवाले से उठाए जाने वाले इकदाम को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि मुल्क और सूबे के लिए आज़म खान की खिदमत काबिल तहसीन हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आज़म खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज़म खान ने मुल्क कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दी, उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि रियाज में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जहाँ रियाज में गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ रियाज में मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास में शिरकत हो चुकी है उनकी, और वो इजलास गाह पहुँच चुके हैं और इजलास से खिताब भी करेंगे। इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू होगी और तबादला ख्याल किया जाएगा और मुख्तलिफ रहनुमा खिताब भी करेंगे। निगरान जबकि गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास जारी है। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जहाँ रियाज में गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास हो रहा है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर के हवाले से। रियाज के हवाले से रियाज में मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास में मेहमानों की आमद जारी है, जबकि रियाज में गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी मौजूद हैं और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहाँ पे वो गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं रियाज के हवाले से, जहाँ पे मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास में मेहमानों की आमद जारी है। रियाज में गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास जहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी शिरकत कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ रियाज में मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास में शिरकत हुई है और अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अनवारुल हक काकड़ कुछ ही देर में इजलास से खिताब भी करेंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी, जिस पर बात की जाएगी गजा की सूरत हाल पर, और OIC के तमाम मेंबरान भी इजलास में मौजूद हैं। OIC के तमाम मेंबरान भी इजलास में खिताब करेंगे और जोक दर जोक रहनुमाओं की OIC के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी सारी है। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ रियाज में मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास में शिरकत हो चुकी है। इजलास से अनवारुल हक काकड़ खिताब भी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और अब से कुछ देर बाद इजलास शुरू हो जाएगा। अपने नाज़रीन को अहम तरीन खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं, अब से कुछ देर में ये इजलास शुरू होने जा रहा है। रियाज के हवाले से खबर है, जहाँ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने मुकम्मल तौर पर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले भी कह चुका हूं कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसीज रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं। असद उमर का कहना था कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। जिस हल्के से मैं मुंतखब हुआ हूं उसकी खिदमत करने की पूरी कोशिश की है। असद उमर ने ट्वीट में ये भी लिखा कि अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नासिल फरमाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास मरकजी इलेक्शन ऑफिस राजी रोड कराची में हुआ। MQM तर्जुमान के मुताबिक इजलास में MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में हुआ। इजलास में राब्ता कमेटी को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में होने वाले गुफ्तगू से आगाह किया गया। इजलास में नून लीग के सामने रखे जाने वाले मुतालबात और शराइत और जवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक MQM पाकिस्तान की जानिब से नून लीग के वफ्द के सामने इंतखाबात और इंतखाबात के बाद के लिए मुतालबात रखे जाएंगे। तर्जुमान ने कहा कि MQM पाकिस्तान के चार्टर ऑफ डिमांड में आईनी तरमीम भी शामिल हैं।
तर्जुमान के मुताबिक एहसन इकबाल, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और बशीर मेमन पर मुश्तमिल नून लीग का वफ्द MQM के मरकज़ का दौरा करेगा। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सना ने K21 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि MQM के साथ मिलकर कराची के अवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी भी लाहौर में आए और अवाम का एतमाद हासिल करे। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। हमें बिल्कुल पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे कराची जो है वो तो पाकिस्तान का यानी फाइनेंशियल हब है जी, तो वहाँ पे हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला MQM के साथ मिलके तो हम कोशिश करेंगे कि कराची का मैंडेट, कराची के लोगों का एतमाद, सिंध के लोगों का एतमाद जो है वो हासिल करें। तो इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को न सिर्फ हक हासिल है बल्कि उन्हें ये ज़रूर चाहिए कि वो भी जो है वो पंजाब में आए, लाहौर में आए और वो भी जो है वो अपनी कोशिश करें और लोगों का जो है वो इत्मीनान हासिल करें। यही जमहूरियत है। आपस के इत्तेहाद का मकसद बुनियादी तौर पे तो यही है कि आप एक ऐसी सूरत में लोगों के सामने अपने आप को पेश करें कि लोग आपके ऊपर इत्मीनान करें और लोगों के पास जो है वो चॉइस होना चाहिए। जी, कैंडिडेचर सेलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज, मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो एक अवाम के सामने अपना अपना जो है वो मकसद और अपना जो है वो मंशूर पेश करें और उसके मुताबिक लोग जो है वो अपने तौर पे चॉइस करें। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुआशरे में पैदा होने वाली खराबियों की वजह बेरोजगारी है, हमें बेरोजगारी का खात्मा करना होगा। कराची मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इस वक्त मुल्क में सबसे अहम मसला महंगाई है और महंगाई की वजह से मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में तालीम का निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए, जबकि बदकिस्मती से महदूद किस्म के हुक्मरानों को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। कराची जैसे शहर में सरकारी निज़ाम का हाल सबके सामने है। और अब ये जानिए कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को नैब ने 13 नवंबर को सुबह 10 बजे तहकीकात के लिए पेश होने की हिदायत कर दी। नैब के मुताबिक फवाद चौधरी ने बतौर वज़ीर जहलुम पिंडा खान सड़क की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने पर तलब किया गया। फवाद चौधरी और उनके खानदान पर अराजी की खरीदारी पर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की मईशत की बेहतरी से मुतालिक बड़े फैसले किए गए। इजलास में PSO के लिए 100 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। ECC इजलास एलामे के मुताबिक इलेक्ट्रिक की सहमाही यूनिफॉर्म टैरिफ एडजस्टमेंट को दीगर डिस्कोस के बराबर करने के मामले पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्ट्रिक से एडजस्टमेंट की वसूली नेपरा को जारी गाइडलाइंस के तहत की जाएगी। पहली सहमाही एडजस्टमेंट कराची के सार्फिन से दिसंबर ता फरवरी 2024 के दौरान वसूल की जाएगी। एलामी के मुताबिक डिस्को सार्फिन से दूसरी सहमाही के लिए 46 पैसे फी यूनिट वसूली के लिए के इलेक्ट्रिक सार्फिन से भी ली जाएगी। दौरान इजलास ECC ने वजारत दाखिला के लिए 4 करोड़ 75 लाख रुपए के ज़िम्मी तकनीकी ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी।
और अब ये जानिए कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए बेनजीर भुट्टो अस्पताल और होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। बेनजीर अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों से मुफ्त अद्वियात और मुफ्त टेस्ट की सहूलत के बारे में भी पूछा। होली फैमिली अस्पताल की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया और काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में अहम इजलास हुआ। फलाह आमा के जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने मुल्तान शुजाबाद फ्लाईओवर मनसूबे पर काम की रफ्तार में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार भी किया। निगरान पंजाब हुकूमत ने स्मोक में कमी के बाद स्मार्ट लॉकडाउन उठाने का फैसला कर लिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि बारिशों के बाद महकमा माहौलियात के साथ मुशावरत के बाद लॉकडाउन उठाने का फैसला किया गया। उनका मजीद कहना था कि आज से बाजार खुल जाएंगे और रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद भी खुलेंगे। पंजाब के बेशतर शहरों में स्मोक के बायस लगाई गई हालिया पाबंदियां आज से हटाई जाएंगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए K21 न्यूज़। जैज़ कैश है ना। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन नाजमाबाद नंबर 5 गिजरी पुल के नीचे एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय GBazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। यूफोन के लिए है ना, सॉन्ग के लिए है ना, टेलीनॉर के लिए है ना, हाँ जैज़ कैश है ना। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। Introducing the all new Tug Bites, available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites, bites you हटके। हकीम साजिद इस्लाम, अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। Introducing the all new Tug Bites. Every bite is now हटके। Available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites, bites you हटके। जैज़ कैश है ना, जैज़ कैश। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन नाजमाबाद नंबर 5 गिजरी पुल के नीचे एतवार के दिन। Introducing the all new Tug Bites, bites you हटके। जैज़ कैश है ना। जैज़ कैश है ना। Introducing the all new Tug Bites,
बाइट्स यू हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज शिनास, खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। Introducing the all new Tug Bites, available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites, bites you हटके। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk फॉर फ्री होम डिलीवरी। कॉल नाउ। ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्ठों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk फॉर फ्री होम डिलीवरी। कॉल नाउ। ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। हकीम साजिद इस्लाम, अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk फॉर फ्री होम डिलीवरी। कॉल नाउ। ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज शिनास, खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all new Tug Bites, bites you हटके। जैस कैश है ना। शो का नाम राजा ऑनलाइन, लोगों को लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। हम बस को चलाता नहीं है, हम उसको उड़ाते हैं। आज आपकी चौथी शादी है, तो कितने बच्चे हैं आपके? वैसे अंदाजन 32 या 34 होंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सुबह ही सुबह तू उठाओ, पेट में तेरे दर्द हो रहा हो, बल उठ रहे हो और लोटे में पानी ना हो, मैं रात को आपके घर टैंकर भिजवा दूंगा। ये स्टूडियो है टीचर साहब। क्या कहा आपने? टीचर भाई, पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी दुनिया का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि गजा में निहत्ते शहरियों पर इसराइली सफाकियत जारी है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रुआ हमाम गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तलबा थी। सेहूनी बमबारी से गजा के अस्पताल फिर निशाना। अल-शिफा अस्पताल में पनाहगज़ीन अफराद पर बमबारी, बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में अल-उदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज़ उठा। शहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फौज दरिंदगी में अंधी। गजा के अस्पताल फिर निशाना। अल-शिफा अस्पताल में पनाहगज़ीन अफराद पर बमबारी। बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
शुमाली गजा में अल ऊदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज़ उठा। इंडोनेशियन अस्पताल के नजदीक भी हमला। एक वक्त 3 अस्पतालों के करीब बमबारी से मुतादिद शहादतें। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की पोती भी इसराइली बमबारी का निशाना बन गई। रोआ हम्माम गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालिबा थी। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में इसराइली फौज दाखिल 18 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा में शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,506 बच्चे भी शामिल हैं। बमबारी से जख्मियों की तादाद 27,000 से ज़ायद हो गई। हुक्काम के मुताबिक गजा के 50% रिहायशी इलाके तबाह हो चुके। 34 में से 18 अस्पताल भी बंद हो चुके हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बरियत और दहशतगर्दी पर गमनाक है। सदर आरिफ अलवी और फलस्तीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सदर मुमलिकत ने गजा पर इसराइली मुजालिम की मज़म्मत की और गजा की सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है। सदर का कहना था कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अहले फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी फौरी जंग बंदी और गजा तक राहदारी खोलने के लिए इकदाम करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई। निगरां वज़ीर आज़म ने गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर गहरे दुख का इजहार किया और सदर महमूद अब्बास को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि गजा में जारी बर्बरियत पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी शर्मनाक है। आलमी ताकतों को इसराइली मज़ालिम रुकवाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। सदर महमूद अब्बास ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। मकतूल मकसूद 5 बच्चों का बाप था और पंजाब के इलाके उकाड़ा का रिहायशी था। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक बी में वाक़ इसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान असलहे के जोर पर दुकान में लूटमार कर रहे हैं। 2 डाकू पीछे किसी दुकान से लूटमार करके फरार हो रहे थे। मकसूद ने मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। आपको बताएं कि वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। नवा साल डकैती मज़ाहमत पर कराची में 110 से ज़्यादा शहरी कत्ल हो चुके हैं। कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान बदनाम जमाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से बरामद होने वाली मनशियात की मालियत बैनुल-अक़वामी सतह पर 28 लाख रुपए है। मुलजिम अरसा दराज से खुफिया काम कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम से आला क्वालिटी की वीडियो और हेरोइन पाउडर भी बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। मुलजिम की निशानदही पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
और ANF का मुल्क भर में मनशा स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान ANF के मुताबिक 6 कार्रवाइयों के दौरान 115 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान 5 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जापानी शहरी के बैग से 4 किलो 260 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुलजिम परवाज के जरिए बांग्लादेश के लिए रवाना हो रहा था। कराची में बाजोर के रिहायशी मुलजिम से 3 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। चागी में कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 100 किलो अफीम बरामद कर ली गई। कोयटा के सिब्बी रोड पर गाड़ी में छुपाई गई 5 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पिशावर के इलाके हयाताबाद में मुलजिम को गिरफ्तार करके 2 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। कराची के इलाके गुलशन मेमार जाने वाली सड़क की हालत टूट फूट का शिकार है। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से न सिर्फ रिहायशी परेशान हैं बल्कि करीबी सोसाइटियां भी उससे शदीद मुतासिर हो रही हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ सैयद जाफर अली से। सैयद जाफर, अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसनाबाद से गुलशन मेमार की तरफ जो सड़क आ रही है उस पर इसका हाल वो है कि बस जिसको कहा नहीं जा सकता। एक अरसा दराज से इस सड़क पे पानी होने की वजह से आने जाने वालों को, ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी सिलसिले में यहाँ के कुछ मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। लेकिन यहाँ का जो सबसे मेन इशू है वो है सीवरेज का पानी। सही, क्योंकि ये स्लोप है यहाँ से ना। सही, जब आप यहाँ के सीवरेज के पानी की लाइन को आप सही करेंगे तो पूरी सराउंडिंग बेहतर हो जाएगी। अब देखें रोड की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ से आना जाना तकरीबन गाड़ियों का मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। शाम जो है ना हमारे कपड़ों की नापाकी बाकायदा कोई बचा हुआ नहीं है, बच्चे से लेके खुद यहाँ ये हाल है, हम इस गेट से नहीं निकल सकते उस गेट से। सिर्फ ये मेमार वालों के पानी ने रोड बनाने वाले आए भी तो रोड बनाने के लिए वो बेचारे खुद परेशान हो गए कि उनका तमाम का तमाम मतलब जो उन्होंने डाला था सब ज़ाया हो गया। जी, बहुत शुक्रिया सैयद जाफर। आप हमें बता रहे थे कि सीवरेज के पानी से गुलशन मेमार के रिहायशी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। आगे बढ़ते हुए अब ये जानिए कि मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 2100 रुपए की कमी हुई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 24 कैरात का सोना 2100 रुपए के कमी के बाद 2,11,000 फी तोला हो गया है। एसोसिएशन के मुताबिक 1800 रुपए की कमी के बाद 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,80,898 रुपए का हो गया है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए K21 न्यूज़। जैज़ कैश है ना। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन नाजमाबाद नंबर 5 गिजरी पुल के नीचे एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय GBazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। Introducing the all new Tug Bites, available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites, bites you हटके। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्टों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311929996। ये दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क,
माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जैज कैश है ना। Team Pakistan's got to keep going like that. Pakistan win this game. Their hopes are still alive. A strong England team on paper that haven't yet turned up at this World Cup. शाहीनों का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चकनाचूर। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद कर दिए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं टॉस जीतकर पहले बैटिंग का इरादा था। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तफसीली मनसूबाबंदी पर गौर किया जाएगा। वफ्द पार्टी के कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर एमक्यूएम के मरकज आएगा। हमें बिल्कुल पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पे कराची जो है वो तो पाकिस्तान का यानी फाइनेंशियल हब है जी, तो वहाँ पे हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम के साथ मिलके तो हम कोशिश करेंगे कि कराची का मैंडेट, कराची के लोगों का एतमाद, सिंध के लोगों का एतमाद जो है वो हासिल करें। तो इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी या पीपल्स पार्टी को न सिर्फ हक हासिल है बल्कि उन्हें ये जरूर चाहिए कि वो भी जो है वो पंजाब में आए, लाहौर में आए और वो भी जो है वो अपनी कोशिश करें और लोगों का जो है वो इत्मीनान हासिल करें। यही जमहूरियत है। एमक्यूएम के साथ मिलकर कराची के अवाम का एतमाद हासिल करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सना की K21 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी भी पंजाब आए और लोगों का एतमाद हासिल करे। असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान। असद उमर कहते हैं कि पीटीआई के बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं, सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहा हूं। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत खराब होने के बायस आजम खान को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आजम खान ने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाया था। आजम खान के इंतकाल पर निगरान वजीर आजम समेत सियासी शख्सियत का अफसोस का इजहार। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि आजम खान के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख और तकलीफ हुई। निगरान वजीर दाखिला ने मरहूम के दराजात बुलंदी के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी का 36वां रोज। फलस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी। अल-बुराक स्कूल पर हमले में मजीद 50 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की पोती भी हमले में शहीद। शहर कायद में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक बी में डकैती मुजाहमत पर दुकानदार मकसूद जाँ बहक। मकतूल मकसूद 5 बच्चों का बाप था और उकाड़ा का रिहायशी था। और जगह जगह गड्ढे और इनमें जमा नाले का पानी। यह है गुलशन मेमार की कहानी। सड़क की हालत अबतर, सेवरे को जमा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए K21 न्यूज़। जैज़ कैश है ना। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय GBazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। परेशानियों को अनलॉक सबके लिए है ना जैज़ कैश है ना। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। Introducing the all-new Tug Bites. Every bite is now हटके। Available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites, bites you हटके। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। हकीम साजिद इस्लाम अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा। राब्ता नंबर 0311929996। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310814131। जैज़ कैश है ना जैज़ कैश। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। जैज़ कैश है ना। This program is brought to you by पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान और वन एंड ओनली आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है स्क्रीन टाइम पे। जी हाँ, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपको एक ज़बरदस्त सी जगह। DHA में मौजूद हूँ और DHA में क्यों मौजूद हूँ, किसके पास आई हूँ, वो कौन है जो आज आपको और मुझे बहुत सारी बातें बताने वाला है। ये देखने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ अंदर। तो आए चले क्लिनिक के अंदर। जी, जैसे कि आपके सवालों ने, मैसेजेस ने, कॉल्स ने आज का प्रोग्राम करने पे हमें मजबूर किया और ये वो मजबूरी थी जिसे हम भी चाहते थे करना, क्योंकि बहुत सारी वो बातें और डिटेल्स रह गई थी जो आपने पूछनी चाहिए और हमें बताया हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से। और ना सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि डॉक्टर साहब को भी कॉल्स आई, इनके स्टाफ को भी कॉल आई और हमने और मेरी टीम ने और डॉक्टर साहब ने ये फैसला किया कि आज ये प्रोग्राम फिर आपके लिए डिज़ाइन किया जाए। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त क्लिनिक में डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी के साथ, जिन्होंने हमें टाइम दिया और आज हम इस डिस्कशन
सेशन को करेंगे जो आपने हमसे चाहा कि हम करें, वो टॉपिक जो आजकल बहुत आम है, बच्चा बच्चा इस बात को फेस कर रहा है, और वो है डायबिटिक। तो शुगर के बारे में आज हम ये प्रोग्राम करने आए हैं। आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, जो कि है पाइल्स, और आजकल की बढ़ती हुई आबादी और ग़िज़ा में ये प्रॉब्लम किसी भी एज में हो रहा है। तो पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि पाइल्स के हवाले से वो क्या बताना चाहेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे मरीज आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने दोबारा से हमें वक्त दिया, और बहुत सारे मैसेजेस और यकीनन आपके पास भी कॉल्स आ रही होंगी इस प्रोग्राम के हवाले से। आज बात करने जा रहे हैं, लोगों की क्यूरी है और जानना चाहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाइल्स के हवाले से, कैसा मर्ज है, क्यों हो जाता है और ये फिर होता है, तमाम तफसीलात से आगाह करें। जी हाँ, बिल्कुल। ये पाइल्स जो है इसको हम उर्फ़ आम में बवासीर की शिकायत कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में पाइल्स को कहते हैं। और इसमें दो तरह की पाइल्स होती है, एक खूनी होती है और एक बादी होती है। बादी में ये होता है कि उसके अंदर मकद में शदीद जलन होगी, और उसके अलावा उसके अंदर दर्द होगा कि आदमी बैठना उठना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और शदीद इंसान तकलीफ़ के अंदर होता है। और उमूमन उसके साथ साथ उसको कब्ज़ की शिकायत होगी, और कब्ज़ की वजह से जो है पूरे मैदे में उसके शदीद जलन और दर्द की कैफियत महसूस कर रहा होगा, हत्ता कि उसकी अपनी जिस्म पे पसीने आ रहे होंगे, बुरी उसकी हालत होगी। ये एक हज़ानी सी कैफियत हो जाती है इस बवासीर की शिकायत में। जो खूनी बवासीर होती है उसके अंदर खून आता है ब्लड स्टूल के साथ, लेकिन उसके अंदर जो है ना दर्द कम होता है उसमें, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। हाँ, बाज़ का जब वो मर्ज़ पुराना हो जाता है ब्लीडिंग करते करते, तो ब्लैक कलर का भी खून आने लग जाता है पखाने के साथ। तो ये बड़ी बुरी बीमारी है और बड़ी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है ये। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो खुराक का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, और ख़ास तौर पर हमारे कराची के माशरे में, हैदराबाद में और सिंध के इलाकों में आम तौर पे जो है ना बिरयानी का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और गोश्त का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, सबके हम सब्जियों को, दालों को अवॉइड करने लगे हैं। तो मेरी आप सब मरीज़ों से यही गुजारिश है कि अपने मैदे के निज़ाम को बेहतर करें। जब तक आपका मैदे का निज़ाम बेहतर नहीं होगा उस वक्त तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। और दूसरी बात ये कि अक्सर आप एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाएँ तो ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। ऑपरेशन एक आर्जी हल है, क्योंकि ये जो तकलीफ़ होती है वो इंटरक्लूम में होती है, बड़ी आंत के अंदर, और वहीं से ये तकलीफ़ बढ़ती है। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है ये इंटरक्लूम में ज़ख़म हो जाते हैं, लेकिन जब आदमी वाशरूम जाता है तो उसके बाद उस जोर लगाने पे स्टूल के साथ साथ जो है ब्लड भी खारिज होने लगता है। और अगर ब्लीडिंग पाइल्स ना हो, ब्लाइंड पाइल्स हो, तो शदीद दर्द और जलन की शिकायत शुरू हो जाती है। तो ऐसी दोनों सूरतों में ये तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाती है। तो इसका इलाज यही है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए ट्रीटमेंट करें। इसका एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेडिसिन का, फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरा ये कि जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आप पी रहे हैं या आप गैर ज़रूरी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं वो सब बंद करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। ठीक है, लाइट सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल कर लें, दूध का इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से तकलीफ़ की जो कैफियत है वो कम हो जाती है। और दूसरे ऐसे कि जो पहले अल्सर के पेशेंट रहे हों या मैदे के मरीज़ रहे हों या जिनको जिगर की तकलीफ़ें रही हों, वो भी इस पाइल्स की तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने जिस्म को अमूमन गीला रखते हैं और नीचे का जो पोर्शन अमूमन उनका गीला रहता है, और उसकी वजह से, नमी की वजह से भी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। और ज़्यादा देर जो बैठने वाले ऑफिस में लोग हैं जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगातार ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनको भी ये शिकायत हो जाती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करें कि जो आजकल बेंच वाली कुर्सी होती है उसका इस्तेमाल करें, ताकि हवा लगती रहे, जिस्म आपको खुला रहे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अब जो बहुत ज़्यादा बसियार खोरी है उसको मत करें। और केक, पेस्ट्री, बिस्कुट और केक और इस तरह की जो ज़्यादा आप चीज़ें खाने वाले लोग हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी खुराक को बेहतर करने की कोशिश करें। वीवर्स, आप या आपके प्यारे किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी से रब्ता करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और किसी भी मर्ज़ में जो अब तक आप क्योर नहीं कर पाए हैं, जिसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है, वो डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी से मिलकर यकीनी तौर
पे हो जाएगा। कॉल्स करें या इनके तीनों क्लिनिक्स पे विजिट करें जो कि है नाजमाबाद में, सदर में और DHA में। जी वीवर्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ग़िज़ा का सही इस्तेमाल, मैदे में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हो रही होती हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं जो यकीनन आपको और हमें उसका इल्म नहीं, और उसके लिए डॉक्टर ही और होम्योपैथिक से बेहतर मैं समझती हूँ, जिसका कोई नुकसान नहीं, होम्योपैथिक से बेहतर और क्या हो सकता है। आपकी नहायत कॉल्स और डॉक्टर साहब के पास भी मैसेजेस भी और हमारे पास भी हमने कॉल्स और मैसेजेस आपके रिसीव किए। आज ये स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है डॉक्टर साहब के साथ आपके लिए, ताकि हम इस टॉपिक पे खुल के बात कर सकें। बहुत सारे और मैसेजेस हैं जिसे मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूँगी, लेकिन इस वक्त मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपने जैसे डिटेल बताई मुझे और मेरे नाज़रीन को कि बेसिकली खुराक की लापरवाही से होता है, या फिर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा मामले हों सेहत के, वो उससे होता है, लेकिन इसका स्टार्ट क्या है? क्या मैदे में ख़राबी पहली वजह है जो हम मॉनिटर नहीं कर पाते, लोगों को सिम्टम्स आ रहे होते हैं, या डायरेक्ट पाइल्स की ही तरफ यानी कि बवासीर की तरफ ही इंसान चला जाता है, मरीज़ चला जाता है? देखें, मेन चीज़ तो पेट का निज़ाम है, मैदा है, जो आपने खाना है वही मैदे ने हज़म करना है, लेकिन इससे रिलेटेड आपका जिगर का निज़ाम है। जब आपका जिगर का निज़ाम ख़राब होगा और मैदे का निज़ाम भी आपका डिस्टर्ब होगा और बड़ी आंत में भी आपकी तकलीफ़ होगी, तो यकीनी बात है उसका असर सब जो है वो मकद पे पड़ेगा। और होता क्या है कि इसकी वजह से मकद पे मस्से निकल आते हैं, कभी किसी को एक मस्सा निकल आएगा, या बाज़ का 2-3 मस्से निकल आते हैं। बाज़ लोगों को उसकी वजह से तकलीफ़ नहीं होती, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद जलन होता, दर्द होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये जो बड़ी आंत है ना आपके इंटरकोलम, उसी में से वो स्वेलिंग होके बाहर के हिस्से में वो तकलीफ़ आ जाती है। तो अमूमन कहा जाता है कि जी इसको ऑपरेशन करा लें, लेकिन वो ऑपरेशन हल नहीं है, क्योंकि असल तकलीफ़ आपके मैदे के अंदर है। जब तक आपका पेट का निज़ाम सही काम नहीं करेगा उस वक्त तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। और इसका होम्योपैथिक में इलाज है, 2 से 3 महीने का इलाज है। रेगुलर लगकर इलाज कराएं तो ये तकलीफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, बार बार ये मर्ज़ नहीं होता। मेडिकल की दवाइयों में ये होता है कि वक्ती तौर पे आपको रिलीफ़ मिल जाता है, ठीक है, और रिलीफ़ मिलने के बाद आप जब जैसे दोबारा वही खाने पीने की चीज़ें दोबारा शुरू कर देते हैं जो आप अपना परहेज़ नहीं कर रहे होते, तो लामाला क्या होता है कि 2-3 महीने के बाद फिर वहीं से तकलीफ़ शुरू हो जाती है जो आपने पहले इस्तेमाल आपके साथ हो चुका होता है। तो एहतियात करनी यही है कि मेन चीज़ ये है कि इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। खुराक को अगर आप जब तक अपने बैलेंस नहीं करेंगे, खुराक को आप डाइट को नॉर्मल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी ये तकलीफ़ बार बार भी हो सकती है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ ऐसी मेडिसिन है कि जो हम साथ जो परहेज़ बता देते हैं उसका इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे इसमें लौकी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। लौकी ठंडी भी होती है। लौकी ठंडी होती है, लौकी का इस्तेमाल करें। और जैसे गाजर है, टिंडे हैं, लौकी है, और इसके अलावा तोरई है, शलजम है, जितनी हल्की सब्ज़ियाँ ना उनका इस्तेमाल जारी रखें। सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल कर लें, दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आप जो ये बड़ा गोश्त हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, सालन में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें और गर्म मसाले हो गए, इन चीज़ों से अवॉइड करें, ये ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और व्यूअर्स, आपकी भी जो भी क्यूरीज हों, आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, अपने सवालात पूछना चाहें, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की 3 क्लिनिक मौजूद हैं कराची में, जो आपके घर से नज़दीक है, वहाँ आप जा सकते हैं। इस वक्त हम डिफेंस में मौजूद हैं डॉक्टर साहब की क्लिनिक में। इसके अलावा डॉक्टर साहब सदर और नाजमाबाद की तरफ भी होते हैं। जो डेज़ आपको कन्वीनियंट हो, डॉक्टर साहब से हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि आप जब जहाँ जिस वक्त जाना चाहें, और कोई कैद नहीं है, आप जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कम अज़ कम उस जो जिन मसाइल में आप फंसे हैं या आपके प्यारे फंसे हैं वहाँ आप उनको दिखा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपनी बातों में बताया कि 2 से 3 महीने में, हो सकता है इससे भी जल्दी आपको शिफा आपको मिल जाए, लेकिन سيدات والسادة، حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى، ولكننا جميعا نرغب ونأمل في أن تكون الأخيرة. إسرائيل تمنت منذ اليوم الأول لاحتلالها لهذا القطاع أن يختفي سكانه، يهجروه أو يهجروا منه، ووصلت بها التمنيات المريضة إلى تصريح أحد وزرائها العنصريين بأنه ينبغي ضرب القطاع بالنووي. إلى هذا الحد هناك حقد إسرائيلي ضد سكان قطاع غزة الصامدين
المقاومين المثابرين الذين يستحقون منا كل احترام وتقدير ودعم. قتلت إسرائيل حتى تاريخه أكثر من 11 ألف مدني، 70% منهم من النساء والأطفال، في حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مرأى ومسمع من العالم أجمع. عنف ودم يزرعان الكراهية لأجيال قادمة. شهر كامل ونحن نطلب من القوى الدولية ومجلس الأمن أن يعفي المدنيين الفلسطينيين من شر الحملة الانتخابية الإسرائيلية البشعة، والمجلس يفشل المرة تلو الأخرى بإصرار قوى معينة على عدم تقييد أيدي إسرائيل في الرد على عمليات 7 أكتوبر، بل وعلى توصيف ما تقوم به من مجازر وحشية بأنه دفاع عن النفس. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لدي 3 نقاط قصيرة جدا أرى أهمية في التأكيد عليها. أولا، أن الوقف الكامل لإطلاق النار هو أولوية ينبغي أن يعمل كل من له قدرة على السعي إلى تحقيقها، أولوية تجب كل اعتبار آخر. ومن يعمل على عدم توسيع رقعة الحرب يجب أن يعي أن استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية. ثانيا، التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو القدس الشرقية هو جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وهو مرفوض من الفلسطينيين والعرب والعالم. ولكن قوى التطرف الإسرائيلية بخيالها المريض لا ترغب في التخلي عن تمنياتها بعمل ترانسفير تاني، وهو أمر لن يتحقق ولن نمكنهم من تحقيق أمنياتهم الفاشية. ثالثا وأخيرا، لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، فهذه عناصر إقليم الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 4 يونيو 67. وعلى كل حال فإن كل الحديث عن التعامل الأمني مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل يعد تضييعا للمزيد من المقت، ومن شأنه أن يعود بالأمور إلى المربع رقم 1 مرة أخرى. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، بدأت بعض الدول في الغرب وبالذات في أوروبا في التجاوب مع فكرة تنظيم مؤتمر دولي للسلام تتعامل مع كيفية التطبيق حل سياسي للصراع يقوم على أساس حل الدولتين. ورغم المواقف المشينة وغير المتوازنة التي صدمتنا ولا تزال من جانب عدة دول ومسؤولين، فإن الرأي العام العالمي كما تعبر عنه الشعوب يمر بحالة استفاقة بعد أن صح على القبح الشديد للمذابح المرتكبة على يد الاحتلال. وهنا فإنني أرى جدوى في التجاوب مع أنصار ذلك التوجه الداعي إلى مؤتمر دولي لعله يصل بنا إلى تجسيد مسار سياسي يطبق حل الدولتين الذي ينشده العالم كله ما عدا قوة الاحتلال. إن طريق إعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة الباسلة سيكون طويلا وصعبا، وأثق أن الدول الأعضاء ستقدم كل الدعوة والمساندة، فأهل غزة يستحقون وقوفنا جميعا إلى جوارهم في مواجهة آثار العدوان. أخيرا، ندعو الله أن يخفف عن أهالي الضحايا وعن المصابين والمكلومين، ونترحم على الشهداء كل الشهداء، ونتذكر أيضا في هذا المقام الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي يصادف اليوم ذكرى استشهاده، ونأمل أن يتلقى أصحاب الضمائر الحرة في العالم رسالتنا بالوقف الفوري لهذه الحرب الشريرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد أحمد أبو غيط على كلمته، والآن أدعو معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لإلغاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier, président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite. Son Excellence M. Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Son Excellence M. Ahmed Aboul Khez, secrétaire général de la Ligue des États arabes. Majesté, Altesse, Excellence, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite sous la sage conduite du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz
et de son prince héritier, son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman, pour avoir appelé à la tenue de ce sommet, pour la généreuse hospitalité et l'accueil chaleureux, ainsi que pour tous les moyens et dispositions mis en œuvre pour assurer les succès de nos assises. Majesté, Altesse, Excellence, ce sommet arabo-islamique conjoint confirme notre solidarité inébranlable et notre soutien constant au peuple palestinien, ainsi que notre engagement commun à défendre la question de la Palestine et de l'Quds al-Sharif, la raison d'être de notre organisation. Nous avons tous suivi les scènes horribles de massacres et de génocides qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis quotidiennement par les forces d'occupation israéliennes sans aucune dissuasion politique, humanitaire ou juridique. Ces massacres nécessitent une documentation, un recours aux mécanismes juridiques et judiciaires internationaux existants pour poursuivre Israël, la puissance occupante, et lui demander des comptes. Majesté, Altesse, Excellence, nous réitérons notre appel en faveur de la cessation immédiate et durable et complète de l'agression israélienne continue contre le peuple palestinien et de l'ouverture des couloirs humanitaires pour fournir une assistance adéquate et durable, répondre aux besoins fondamentaux et la bande de Gaza et assurer la protection internationale du peuple palestinien. Nous réaffirmons notre rejet sans équivoque du déplacement forcé des Palestiniens et exhortons les communautés internationales à mettre en œuvre la récente résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. À cet égard et contraire, Israël, la puissance occupante, à s'acquitter de ses obligations vis-à-vis des droits humanitaires internationaux et toutes les résolutions pertinentes des Nations unies. En conclusion, nous réaffirmons qu'une solution juste, durable et globale à la question de la Palestine nécessite un effort concerté pour contribuer au lancement and the independent Palestinian state is established in line with the international resolutions and the Arab Peace Initiative. Finally, I wish this joint summit will achieve its goals and to the service and benefit of the Palestinian cause and Jerusalem. Thank you, Mr. Hussein Ibrahim Taha, and I give the floor to the High Commissioner of UNRWA. Mr. Chair, Your Royal Highness Mohammed bin Salman, Excellencies, thank you for the opportunity to address the Joint Extraordinary Summit. The past month has been incredibly painful for all of us. UNRWA, the UN Agency for Palestinian Refugees, is in mourning for 101 colleagues confirmed killed in Gaza. On Monday, United Nations flags worldwide will be at half-mast to honor the memory. The UNRWA across the Gaza Strip, honors the memories 10,000 of people 21 have of its reportedly been staff killed, with the majority to be women and children. Many more are surely still on the will be at half-mast to honor the memory. Across the Gaza Strip, more than 10,000 people have reportedly been killed, with the majority to be women and children. Many more are surely still under the rubble. The Israeli forces have pushed over 1.5 million people out of the north of the Gaza Strip. More than 700,000 women, children and men now live in UNRWA schools and shelter. I was in Gaza last week, my first time since the war started. What I saw will mark me forever. Every little girl and boy I met in an UNRWA shelter asked me for bread and water. Children used to learn and laugh in the school I visited. Now the school is an overcrowded shelter that lacks the minimum standard for a dignified life.
The continuous bombardment, together with the siege, are choking Gaza and its people. Basic services are crumbling. Everything is running out: food, water, medicine, and fuel. And the dramatic development in Al-Shifa last night pushed many health staff and wounded people to leave. Excellencies, I have 13,000 colleagues in Gaza. Most are displaced. Many continue to work. They operate 150 UNRWA shelters. They keep 1/3 of our health center open and manage mobile clinic. They deliver medicine to hospital. They deliver flour to bakeries and bring bread back to the shelter. My colleague Maha calls her job a mission impossible, especially when she tries to reassure her children every morning that they will not die. Excellency, today Gazans feel dehumanized and abandoned. They are yearning for reassurance, especially from their Arab and Muslim brothers and sisters, that they hear the crying of the children and see the fear in the eyes of the mothers. On Thursday, I addressed the international conference convened in Paris to support civilians in Gaza. I warned of the danger of double standard. I explicitly described the ongoing campaign aimed at dehumanizing Palestinians. I also firmly stated our position against the forced displacement of the people of Gaza, most of whom are descendants of Palestinian refugees. I cautioned against the spillover of the conflict into the region. The West Bank has reached a boiling point with the Israeli forces and settler violence claiming lives daily. The Lebanon-Israel border is simmering with tension. Excellencies, the Palestinians in Gaza have always relied on the Arab and Muslim world for solidarity. Today, they also need you to turn this solidarity into further and stronger action. I am seeking your support for 3 specific and urgent matters. First, to reach a humanitarian ceasefire with strict adherence to international humanitarian law. We must insist on protecting civilian and civilian infrastructure, including United Nations facilities and hospitals. This should be our recurrent request. I'm sure that many of you can influence action on the ground. No effort should be spared at this point. Second, a meaningful and continuous flow of humanitarian aid is essential. We must make the flow of supply match the immense humanitarian needs. But the logistic and the verification of trucks by Israel are extremely cumbersome. They only allow a limited number of trucks into Gaza. We must increase the volume of aid and use other crossings, including those within Israel, like Kerem Abu Salem. Third, UNRWA urgently needs funds and new voice. UNRWA is not only the largest UN agency in Gaza, but also the last remaining lifeline for 2.2 million people. We can offer much more if we have the means. I sincerely thank the countries that have already announced contribution for the generous response, and I respectfully call on other members of the League and the OIC to also show your solidarity by supporting UNRWA. I want to tell the people in our shelter that the Arab and Islamic world tasked us to help them and gave us the resource to do so. Finally, I need you to firmly defend the agency against false and insidious claims that its schools teach hatred or that it has let the civilians of Gaza down. This accusation comes from those who want us to fail. They fuel a toxic and deeply polarized environment. To conclude, we must also consider the day after a political solution has become a matter of life and death for millions of people. A genuine prospect of Palestinian statehood is critical. We must step back from the brink before it is too late. I urge you, members of the Arab League and the Organization of Islamic Cooperation, to act now to change the trajectory of this crisis. With your support, UNRWA is ready to do its part. Thank you. أشكر معالي السيد فيليب على كلمته، والآن نبدأ جلسة المناقشات. أدعو فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا Mohammed bin Salman, the Crown Prince and Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, Your Majesties, Royal Highnesses, Your Excellencies, Heads of State and Heads of Delegation, may God's peace and blessings be with you. They believe that their military might will protect them and intimidate us, yet we are the rightful owners of the land, Jerusalem, and holy sites that will remain us united, and the occupation will come to an end. As I speak to you, our Palestinian people have been reeling to the most heinous, ferocious aggression. It is not but a genocide war by the Israeli killing machine that has been violating the international law, the international humanitarian law, and breached all red lines, as they have killed and injured more than 40,000 Palestinians, most of whom are women, children, and elders, in addition to the total destructions of thousands of residential homes on the heads of their residents. This is what happened in 1 month. What if it remains and continues thereafter? At the same time, the West Bank and Jerusalem are coming under daily attacks by the Israeli occupation forces, as well as the terrorist illegal settlers. My heart is heavy with sadness and grief for the killing of thousands of children and annihilation of total households, destruction of hospitals, mosques, churches, and schools in Gaza Strip. It defies logic that this is happening before the eyes of the whole world without immediate action, without putting an end, immediate end to this war and sparing our unarmed civilian people from these atrocities. How long will these violations, atrocities, absence of justice continue against our people? I am certain that you cannot accept, nor you, nor any free man in the world would accept these dual standards, or accept that our people will remain victims to this ethnic cleansing, genocidal war. The Israeli occupation forces and those who support and protect them are totally responsible for the killing and the injury of each and every Palestinian woman and child. The occupiers will be brought to justice before the international criminal courts. Even if we have to go to the corner of the world. And in this context, we would like to point out that the United States that have the major impact or influence on Israel is totally responsible for the absence of a diplomatic solution. And we call on the U.S. administration to put an end to the Israeli aggression, the Israeli occupation, and violation and desecration of our holy sites. Yes, we call on the United States administration, Mr. President, this is a historical moment. Each and one, all and each, must live up to his responsibility for the restoration of peace and security foundations in the region, to avoid recurrence of violence. And in order to achieve this, we emphasize the following. First, the Security Council to live up to its responsibility and obligation
to put an end to this belligerent war on against our people without further delay, and the delivery of relief aid, medical supply, restoration of fuel, electric power to Gaza Strip, and prevention of forcible transfer of our Gazans, our fellow Palestinians in Gaza and West Bank, which is totally and categorically rejected. Second, no military or security solutions are acceptable, as they have all failed, and the Israeli occupation forces undermine the two-state solution with their illegal settlement policies, genocide, aggression, and above all, the unjust siege laid around Gaza and the violation of the historic and legal status of the Christian and Muslim holy sites. We will hold steadfast, holding our ground on our own homeland, and we cannot bargain over our established rights. We reiterate that Gaza Strip is part and parcel of the state of Palestine, and the diplomatic solution must be inclusive of all the Palestinian territories, including Gaza, Jerusalem, and West Bank, and we reject Israel's piracy over our funds transferred to Gaza Strip on a monthly basis, whom we did not abandon for a single day. The total budget expended in Gaza Strip since 2007 exceeded $20 billion. It is our duty, it is our obligation towards our fellow Palestinians to ensure they are provided with health, education, power, water, and other basic services, in addition to the salaries of employees, let alone the social welfare. We call on the Security Council that Palestine is granted its permanent membership and the international protection to the Palestinian people provided. And this is what we have repeatedly demanded, yet we are abandoned and left alone to face the Israeli occupation forces with their aggression and belligerent war. We need and we seek international protection for our unarmed civilian Palestinian people on the basis of the Arab Peace Initiative to put an end to the occupation and have the Palestinian independent state on the 1967 border established, and the Palestinian refugee issue be resolved under the United Nations resolutions with a clear mechanism of implementation. This is what are working on and complied by the Palestinian Authority, the sole and lawful representative of the Palestinian people. I call on rallying the international support to enable the Palestinian state institutions to continue to fulfill their duties to support our Palestinians in Gaza Strip, including the rebuilding of Gaza Strip, and to have your resolutions with regards to support our budget implemented in order to provide the monetary safety network endorsed in the previous summit, mainly at this dire time, and also to provide resources to bring the Palestinian economy back on its feet at the earliest and without delay. We also reiterate that we will continue to implement reform plans across our institutions, and we are willing to have general, presidential, and parliamentary elections across all the Palestinian territories, including Jerusalem. To conclude, we thank His Royal Highness, the Monarch of Saudi Arabia, King Salman bin Abdulaziz, and the Crown Prince, the President of this summit, Prince Mohammed bin Salman, their Royal Highnesses and Majesties,
the rulers and the heads of state for providing support and solidarity with our people at this grave hour. And I wouldn't fail to remember to thank all the peoples of the world who took to the streets protesting and demonstrating in support of our established lawful rights. And as we mark the anniversary of demise of late President Yasser Arafat, to our people we say, here we stay, remain steadfast, and by the grace of God we will end up victorious. Thank you, President Mahmoud Abbas, and give the floor to the monarch of Hashemite Kingdom of Jordan, King Abdullah. In the name of Allah, the Omnipotent, the Merciful, and His blessings be upon His final messenger Muhammad, my brother, Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Your Majesties, Excellencies, ladies and gentlemen. May God's peace and blessings be with you all. I thank my brother, the monarch of Saudi Arabia, and my brother, Prince Mohammed bin Salman, for hosting this Arab Islamic Summit. Today, we convene for Gaza and the Gazans as they are reeling. लेकिन इलाज कराना सुन्नत है, और जब होम्योपैथिक और डॉक्टर साहब जैसे लोग मौजूद हैं तो देर किस बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी अपनी क्लिनिक की डिटेल भी मरीज़ों को दें, ताकि जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम में लोगों ने आपकी तरफ राब्ता किया और आए और अपनी क्यूरीज पूछी, थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये भी एक बहुत हमारे माशरे का अलमिया है कि लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं कि नहीं सही हो जाएगा, या बड़े बूढ़ों से पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ऐसा हो जाता है। स्पेशली मैं उन ख़वातीन की बात करूँगी जो आफ्टर डिलीवरी जिनको ये इशूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता और कहा यह जाता है कि अच्छा हाँ अभी तो डिलीवरी हुई है तो सिस्टम में हिला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और डॉक्टर के पास जाने से रोका जाता है। तो आफ्टर डिलीवरी भी ख़वातीन आ सकती हैं, होम्योपैथिक इलाज करा सकती हैं, क्योंकि एक बेबी को बर्थ करना एक अलग निज़ाम है और पाइल्स का होना एक अलग सिलसिला है। वो बॉडी की वीकनेस से मेरे ख्याल से हो सकता है, लेकिन उसका भी इलाज है। बिल्कुल है। असल में बात ये होती है कि जिन दिनों में हमल ठहरा हुआ होता है और बच्चे की पैदाइश का मरहला होता है, उन दिनों में आम तौर पर आयरन की मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती हैं। विटामिन बी और कम्प्लेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराए जाते हैं। तो बाज़ औरतों को वो चीज़ें सूट करती हैं, बाज़ औरतों को नहीं सूट करती हैं। जिनको सूट करती हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनको सूट नहीं करती उसकी वजह से उन्हें पाइल्स की तकलीफ़ हो जाती है। पाइल्स की तकलीफ़ होने की वजह से वो इतनी शदीद जलन और तकलीफ़ होती है कि वो उन्हें अपनी सारा सिस्टम जो जिस्म को भूल जाती हैं, जो तकलीफ़ दर्द में होती हैं, तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से जल्द आराम आ जाए। तो उसका तरीका यही है कि आप बिल्कुल लाइट खुराक पर आ जाएं, और दूसरी बात यह है कि जो आप विटामिन की या आप आयरन की मेडिसिन यूज़ कर रही हैं वक्ती तौर पर उनको मौकूफ़ कर दें थोड़े दिन के लिए, ताकि जो तकलीफ़ की शिद्दत आपकी वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, और जब वो कंट्रोल में आ जाए और उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करें जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसमें बहुत सारी हमारी होम्योपैथिक भी मेडिसिन है जो इस तकलीफ़ के दौरान में अगर इस्तेमाल कराई जाएँ तो अल्लाह के फजल से 9 महीनों में वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, और बच्चे की पैदाइश भी नॉर्मल होती है। तो अगर ऐसी सूरत में कोई प्रॉब्लम उन औरतों को जिनको साथ हो जाती है वो मुझसे रजू कर सकती हैं ताकि उनकी ये तकलीफ ख़त्म हो जाए। जी वीवर्स, अगर आपको कोई भी मर्ज़ है या आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी कोई ऐसा मर्ज़ है कि वो थक चुके हैं, तो आप इसी वक्त फ़ौरन कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे, और डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी साहब से रब्ता करें। यकीन माने होम्योपैथिक में वो तमाम मरीज़ों का, वो तमाम अमराज का इलाज है जिससे आप थक चुके हैं। तो रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। वीवर्स, यहाँ पे मैं आपके लिए चाहूँगी कि आप एक दफ़ा डॉक्टर साहब आपको बता दें कि उनके क्लिनिक के टाइम, क्लिनिक कहाँ कहाँ मौजूद हैं, किस वक्त डॉक्टर अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्या सिलसिला है, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब आपको ब्रीफली बता दें। इसके अलावा भी अगर आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहें या अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मौजूद हैं जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक के हैं, वो आप डायल कर सकते हैं। आप जिस भी इलाके में हैं, जो भी टाइम आपको सूट कर रहा है, जो करीब तरीन जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मेरा एक क्लिनिक तो नाज़ाबाद में है
नाज़ाबाद में मैं हर जुमे के दिन क्लिनिक करता हूँ। ओके। तो उसमें ये होता है कि जो नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बेरिया, नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, औरंगी टाउन और बल्दिया, मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको मेरा नाज़ाबाद का जो क्लिनिक है वो सूट करता है। ठीक है। तो मैं वहाँ पे हर जुमे के दिन होता हूँ। ठीक है। ये टाइमिंग बता रहा हूँ आपको। जुमे के दिन शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक मैं वहाँ बैठता हूँ। ठीक है। और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल सामने क्लिनिक है और सबसे बड़ी निशानी है कि वहाँ पे ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के गेट के मेन गेट के साथ ही मेरा क्लिनिक है। बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी, तो इसी नाम से मेरा वहाँ क्लिनिक है। आप वहाँ पर आएँ, मुझे आके मिलें फ्राइडे वाले दिन शाम 4 बजे से 8 बजे तक। इसके अलावा जो मेरा हेड ऑफिस है वो सदर में है। सदर में मुझे बैठे हुए वहाँ तकरीबन 48 साल हो गए हैं क्लिनिक करते हुए और वहाँ 71 से मैं वहाँ क्लिनिक कर रहा हूँ। और वहाँ पर जो मेरे टाइमिंग है वो दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक है। अच्छा। रोज़ाना दोपहर को, जिसमें फ्राइडे तो नाज़ाबाद चला जाता है और संडे को ऑफ होता है। तो बाकी रोज़ाना क्लिनिक दोपहर 3 से रात 9 बजे तक है। तो इस दौरान वहाँ पे क्लिनिक होता है और पेशेंट आ रहे होते हैं पूरे हर जगह से। एक पुराना सिलसिला है। इसके अलावा मैंने कुछ अर्सा पहले तक हैदराबाद में तकरीबन 12 साल मैंने क्लिनिक किया है और टंडोला यार में मैंने 1 साल क्लिनिक किया, मीरपुर ख़ास में 1 साल क्लिनिक किया, मुल्तान में मैंने तकरीबन 4 से 5 साल तक क्लिनिक किया है, लाहौर में 12 साल मैंने क्लिनिक किया है, पिंडी इस्लामाबाद में चांदनी चौक मरी रोड पे मैंने क्लिनिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जगह मैंने क्लिनिक किए हुए पहले से। फैसलाबाद में भी बैठा हूँ चिन्नौट बाज़ार के अंदर। तो पहले माशाल्लाह काफ़ी सारे क्लिनिक थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनको वाइंड अप करके मैं सिर्फ अब कराची में बैठता हूँ। तो कराची में मेरे 3 क्लिनिक हैं। तीसरा जहाँ से हम इसका प्रोग्राम कर रहे हैं ये जगह डिफेंस है और डिफेंस फेज़ 5 है, बदर कमर्शल बदर 10। यहाँ पर मैं डेली रात को होता हूँ और दिन में डॉक्टर सैफुरमान होते हैं, रात को मैं खुद ज़ाती तौर पे बैठता हूँ। तो अब आप लोग मुझे डिफेंस में भी मिल सकते हैं, सदर में भी आ सकते हैं और इसके अलावा नाज़ाबाद में भी आ सकते हैं। तीनों जगह जहाँ आपको बेहतर सूट करे वहाँ आप आएँ, मुझे आके मिलें, टेलीफोन पे रब्ता कर लें, टाइम ले लें, उसके मुताबिक आप मुझसे आके ज़ाती तौर पे खुद मिलें आके। यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया है जो मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि इस मैसेज को पढ़ के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और यकीनन देखने वालों को और आपको भी खुशी होगी। सबा आसिम का मैसेज आया है जो आपको इस वक्त K21 पे देख के बहुत खुश हो रही हैं। पहले ही आपके प्रोग्राम देखा करती थी और ख़ास से अरसे बाद आप जब दोबारा आए तो वो बहुत आपको मुबारकबाद भी दे रही हैं और मिलने की ख्वाहिशमंद भी है। इसके साथ साथ ये सवाल कर रही हैं सबा आसिम कि उनका बेटा है 12 साल का और खेलने कूदने वाला बच्चा है और मतलब वो हाइपर एक्टिव भी है, लेकिन मतलब बड़ों में तो ये इसलिए हो जाता है कि चले उनकी खुराक ये वो बच्चा है, वो खाना पीना भी उसका बैलेंस है, खेलने वाला बच्चा भी है और जितनी उसको खुराक चाहिए होती वो उसको अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है और ये वक्फे से होता है। इसके लिए क्या मतलब आप समझते हैं बच्चों में ये बात अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? पहले तो उनका सबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने दोबारा मुझसे रब्ता किया और इन्होंने मुझे याद रखा और ये काफ़ी 10-12 साल पुरानी बात है जब ये मेरे पास आया करती थी। अब इन्होंने अपने बच्चे का जिक्र किया है तो मैं ऐसे कहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा चावल का इस्तेमाल ना कराएं और ज़्यादा स्पाइसी फूड ना दें, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना चावल ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मतलब कि स्पाइसी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा आजकल बच्चे जो हैं नूडल बहुत ज़्यादा खाते हैं। नूडल के अंदर जो है वो सीसा होता है। ये एक चीज़ आपके क्लियर कर दूँ, जो नूडल्स जो आम तौर पर आपने देखा होगा बड़े शौक़ से लोग खा रहे होते हैं, उसके अंदर नूडल में सीसा होता है और वो सीसा जो है वो मैदे को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा बच्चों को नूडल वगैरह ना बना के दें। माएँ बहुत आसानी से नूडल तो बना देती हैं, लेकिन उसमें ऐसे केमिकल मौजूद हैं कि जो 100% बच्चों को क्या बड़ों को भी तकलीफ़ देते हैं। तो नूडल से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और बड़ा गोश्त नहीं खाना, सालन में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चों से अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों बड़ों में दोनों में कॉमन हो जाती हैं, तो इस चीज़ से ज़रा एहतियात करें। तो इंशाल्लाह आप बच्चे को लेके आए मेरे पास, अल्लाह के फजल से महीने 1.5 महीने में बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बात डॉक्टर साहब ने जैसे भी कहा सबा आसिम के सवाल पे कि अब वो बच्चे को इस तरह की चीज़ें ना दें। डॉक्टर साहब हम लोग अक्सर व बेशतर ये करते ही हैं कि पूरा वीक, क्योंकि बहुत बच्चों का भी और वालिदैन का भी और हमारा आपका हम सब का बहुत टायर्ड गुजरता है, बहुत भागा दौड़ी में गुजरता है। तो हमें अगर फैमिली से बात करनी हो, मिलना हो, एक अच्छा माहौल देना हो, क्योंकि पहले तो ये अमूमन ही होता था वालिद कमा रहे होते थे और माएँ घर पर होती थी, बन भी रहा होता था, पक भी रहा होता था। अब ज़िंदगी इतनी भागती दौड़ती है कि माएँ भी कमा रही हैं, भाग रही हैं, बच्चे
अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हैं और पढ़ाई भी बड़ी मुख्तलिफ तर्ज की हो गई है, तो मोस्टली घरों का भी माहौल हो गया है कि हफ्ते में एक दफ़ा वो कोई ऐसा खाना जहाँ वो बाहर बैठ के खा सकें, या जैसे कि आपने स्पैगडी की बात की कि स्पैगडी बन जाते हैं, ये एक ट्रीटमेंट हो जाता है, एक ट्रीट हो जाती है पूरी फैमिली के लिए। तो क्या हफ्ते में अगर कोई फैमिली इस तरह का अपने आप को ट्रीट दे रही है तो वो गलत है या सही है सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए भी? क्योंकि इन तकलीफ़ों से हमारी ना सिर्फ जिस्मानी सेहत ख़राब हो रही होती है, जहनी सेहत भी बड़ी ख़राब हो रही होती है। सही कह रही हैं अब, लेकिन असल में मसला पता क्या है, बात यह है कि अगर आपने इस तरह का प्रोग्राम करना हो तो बकरे का गोश्त का इस्तेमाल कर लें, अच्छा, साथ सलाद वगैरह का इस्तेमाल कर लें, दही का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें, ठीक है, और सालन में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें और गर्म मसालों से अवॉइड करें। कुछ स्वीट डिश वगैरह बना लें घर में, आजकल स्वीट डिश का रिवाज कम होता जा रहा है और लोग केक जो है वो ज़्यादा खाने लगे हैं, और क्योंकि केक जो है वो क्रीमी होते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। बेहतर ये है कि आप सवैयाँ बना लें, कोई कस्टर्ड बना लें, कोई खीर बना लें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। वो मैदे को एक तो लाइट चीज़ होती हैं और हज़म भी जल्दी होती हैं, घर में सब खुश होकर खा भी लेते हैं, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि सब्जियों के साथ साथ फ्रूट को ज़्यादा तरजीह दें, जो सीज़न के साथ फ्रूट आते हैं उन फ्रूट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे पेट का निज़ाम भी अच्छा होता है और खाने वालों का भी माहौल अच्छा मिलता है। तो आइंदा इस चीज़ पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें। बहुत अच्छी और तसल्ली बख्श डिटेल डॉक्टर साहब ने आप लोगों को और मुझे दी, और यकीनन हमेशा की तरह जिस तरह इस प्रोग्राम को देख के आप लोगों का फ़ायदा होता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और डॉक्टर साहब से तो ये मुलाकात यकीनन बहुत ही दिलचस्प और बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमेशा वो ऐसी बातें, वो ऐसी चीज़ें हम बता देते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी में शायद मैं और आप भूल ही गए। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई अच्छा सा खूबसूरत सा पैगाम देखने वालों को और आपके चाहने वालों को? मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर की शिकायत है, डूडेनल अल्सर की तकलीफ़ है और इस अल्सर के मर्ज से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार वो मैदे के अंदर कैमरा डलवा के और अपने एक्सरे और मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवा चुके हैं और उनको इस तकलीफ़ का आराम नहीं आ रहा। हमारी जो आप हर जगह जा के टेस्ट करवा के और भारी भरकम रकम अदा कर परेशान हो चुके हैं, बोझल हो चुके हैं, और अभी तक आपको आराम नहीं है या आपके प्यारों को आराम नहीं है, तो यकीन माने दिल की गहराइयों से मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि आपने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना है। स्क्रीन पे नंबर मौजूद हैं, उन नंबर्स पर डायल कीजिए। 3 जगह डॉक्टर साहब की क्लिनिक होती हैं, सिटिंग्स होती हैं, डॉक्टर साहब ने ब्रीफली बताया। उन तीनों में से किसी भी जगह आप अपनी सहूलत के हिसाब से जा सकते हैं। और आज का प्रोग्राम भी उसी तरह बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ रहा जिस तरह हमेशा होता है। आपसे मिलने का हमेशा मुझे इंतज़ार होता है और ऐसी जगहों पे जाने का इंतज़ार होता है जहां मैं आपको कुछ सिखा सकूं, बता सकूं और ख़ुद भी सीख सकूं। अपना बहुत ख्याल रखें और ख़ासकर उन लोगों का ख्याल रखें जो आपको चाहते हैं, आपको दुआएं देते हैं। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने इसी तरह से अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। हकीम साजिद इस्लाम अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्टों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311929996। Introducing the all-new Tug Bites. Every bite is now हटके। Available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites, bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। हकीम साजिद इस्लाम अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा। राब्ता नंबर 0311929996। जैज़ कैश है ना। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़
खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। हकीम साजिद इस्लाम अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्टों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311929976। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जैज़ कैश है ना। अस्सलामुअलैकुम। K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। Team Pakistan's got to keep going like that. Pakistan win this game. Their hopes are still alive. A strong England team on paper that haven't yet turned up at this World Cup. क्रिकेट वर्ल्ड कप की जंग, शाहीनों का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चकनाचूर। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद कर दिए। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग का इरादा है। टीम पर होने वाली कारकर्दगी पर तनकीद। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने से मुतालिक मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुशावरत की। कप्तानी के हवाले से वतन वापसी पर फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ICC के मुताबिक श्रीलंका को हुकूमती मुदाखलत की बिना पर मुअत्तल किया गया। निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज तबीयत खराब होने के बायस आजम खान को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आजम खान ने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाया था। आजम खान के इंतकाल पर निगरां वजीर आजम समेत सियासी शख्सियात का अफसोस का इजहार। अमानुल्लाह काकड़ ने कहा कि आजम खान के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख और तकलीफ हुई। निगरां वजीर दाखिला ने मरहूम की दराजात बुलंदी के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो राशिद जरदारी के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील दुआ। प्राइवेट सेक्टर इंतहाई महंगा है तो हम कहाँ जाएं? हमने फिर ये सोचा कि हम इस पर आवाज उठाएं, हम इसको अपना हक है वो मांगने के लिए नौजवानों से कनेक्ट करें, हम वॉइस बने और हम इन सारे नौजवानों की आवाज बने कि जो इस वक्त तालीम से महरूम किए जाते हैं, रोजगार से महरूम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया, कराची की यूथ हमारे साथ खड़ी हुई आकर। फिर हमने सिर्फ ये नहीं किया कि हम सियासी एतबार से इसको जो है वो आवाज को उठाएं, बल्कि हमने कहा कि हम अपने हिस्से का काम करें। मुल्क में सबसे अहम मसला महंगाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। कराची जैसे शहर में सरकारी निजाम का हाल सबके सामने है। मुस्लिम लीग का वफ्द आज MQM के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तफसीली मनसूबाबंदी पर गौर किया जाएगा।
वफ्द पार्टी के कायद नवाज शरीफ की क़यादत पर MQM के मरकज आएगा। हमें बिल्कुल पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे कराची जो है वो तो पाकिस्तान का यानी फाइनेंशियल हब है जी, तो वहाँ पे हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला MQM के साथ मिलके तो हम कोशिश करेंगे कि कराची का मैंडेट, कराची के लोगों का एतमाद, सिंध के लोगों का एतमाद जो है वो हासिल करें। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को न सिर्फ हक हासिल है बल्कि उन्हें ये ज़रूर चाहिए कि वो भी जो है वो पंजाब में आए, लाहौर में आए और वो भी जो है वो अपनी कोशिश करें और लोगों का जो है वो एतमाद हासिल करें। यही जमहूरियत है। MQM के साथ मिलकर कराची के अवाम का एतमाद हासिल करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सना की K21 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी भी पंजाब आए और लोगों का एतमाद हासिल करे। असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान। असद उमर कहते हैं कि PTI के बुनियादी रुकनिया से इस्तीफा दे रहा हूं, सियासत को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह रहा हूं। लूटमार की वारदात लगातार। कराची में डकैतों ने एक और दुकान को लूट लिया। लांडी में गुज़िश्ता रोज मिठाई की दुकान में 2 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर वारदात की। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शहर कायद में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। नॉर्थ नाज़िबाद ब्लॉक B में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार मकसूद जाँ बहक। मकतूल मकसूद 5 बच्चों का बाप था और उकाड़ा का रिहायशी था। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी का 36वां दिन। फलस्तीनी पर बमबारी का सिलसिला जारी। गजा धमाकों से गूंज उठा। अल-बुर्राक स्कूल पर हमले में मजीद 50 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की पोती भी हमले में शहीद। हमाम हनिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तलबा थी। स्कूल में सैकड़ों अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइल ने अस्पतालों में मौजूद जख्मियों और तिब्बी अमले को भी ना बख्शा। गजा के इंडोनेशिया, अल-कुद्स शिफा और अल-उदा अस्पताल पर भी हमले। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज़। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा है। दोनों फ़राक़ीन में इसराइल की ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के लिए हमास की ज़ेर हिरासत। 100 कैदियों के तबादले पर इत्तफ़ाक़। आलमी मीडिया के मुताबिक हमास की ज़ेर हिरासत 241 इसराइली मौजूद। गुज़िश्ता दिनों में हमास ने 4 यरग़मालियों को रिहा किया था। गजा की खौफनाक सूरत हाल। ओआरा सीधा हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए निगरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली फोर्सेस के निहत्ती फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने आलमी क़ुव्वतों की गजा पर खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा।
आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए इकदाम करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोन गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए हिमायत जारी रखेगा। सदर की इसराइल के स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी की शदीद मज़म्मत। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जाबिर लतीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने मरियम औरंगजेब के ज़मानती मुचलके भी मुस्तरद कर दिए। ATC में शियाल अंगेज गुफ्तगू से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में बारिश के बाद फजा साफ, जुज़वी लॉकडाउन भी खत्म। आज से दुकानें और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मुसाफिरों को मुश्किलात। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपनी वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में CTP की कार्रवाई। कलदम TTP के कमांडर समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 247 बिजली चोर पकड़े गए। 242 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जगह जगह गड्ढे और उनमें जमा नाले का पानी। ये है गुलशने मेमार की कहानी। सड़क की हालत अबतर, सर्विस को जमा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। और सर्दी के झटके पड़ेंगे नवंबर के आखिरी हफ्ते में। शहर कायद में 20 नवंबर के आखिर में सर्दियों का सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ 5 का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। जैज़ कैश है ना। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन। नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्ब-उल-ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। यूफोन के लिए है ना, सॉन्ग के लिए है ना, टेलीनॉर के लिए है ना, हाँ जैज़ कैश है ना। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। Introducing the all new Tug Bites. Every bite is now हटके। Available in masala, sour cream and onion, salt and pepper. Tug Bites, bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन। नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है।
डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0310-814-1381। जैज़ कैश है ना, जैज़ कैश हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। जैज़ कैश है ना। बचपन से ही बच्चे को हाफिज कुरान बनाना शुरू कर दो, मंजावा नजर आएगा कि जैसे इससे बड़ा हिंदू ही कोई नहीं। डॉलर खोर, यहूदियों के टकों पे पलने वाले तजियाकार। इलेक्शन का भी ऐलान हो गया है। अगर इन्हीं डाकुओं ने बार बार इलेक्शन लड़ना है, फिर ठगों की बारात, 14 ठग, पूरा टोला था। हाँ। तो बड़ी मजे की बात है वैसे ये जो आप कर रहे हैं। जब इनको आपने पाकिस्तानी बनाया तो ये अपनी औकात के मुताबिक बदमाश बन गए। तो हमारे क्रिकेटर बाद में अफगानी साबित हुए। 2 महीने बाद एक हाई ऑफिशियल सीट भी अफगानी साबित होने वाली। अच्छा, आप फिक्र ना करें। एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। इंकशाफ नहीं, हकीकत है। ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। देखिए कराची वाले सीजन 2 हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने। आ रहा हूं करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, पीर से जुमा शाम 4:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। खल्क़े खुदा क्यों हैं परेशान? थाने से कमरे अदालत तक, आम आदमी के बुनियादी मसाइल पर। मैं बात करूंगा कराची टुडे में। देखिए कराची टुडे पीर से जुमा 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। कराची, जो मुल्क भर से आए हुए लोगों को अपनी आगोश में लिए शहर से देहात में तेजी से बदलता हुआ मेरा और आपका कराची।
इख्तियारात की जंग और कराची को लगता हुआ जंग। अपनी हालत और हालात बदलने का मुंतजिर। तेजी से बढ़ती हुई आबादी वाला शहर, शहरियों की असल गिनती से महरूम। कानून के होते हुए लाकानूनियत का राज। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास मरकजी इलेक्शन ऑफिस राजी रोड कराची में हुआ। MQM तर्जुमान के मुताबिक इजलास MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में हुआ। इजलास में राब्ता कमेटी को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया गया। इजलास में नून लीग के सामने रखे जाने वाले मुतालबात और शराइत और जवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक MQM पाकिस्तान की जानिब से नून लीग के वफ़द के सामने इंतखाबात और इंतखाबात के बाद के लिए मुतालबात रखे जाएंगे। तर्जुमान ने कहा कि MQM पाकिस्तान के चार्टर ऑफ डिमांड में आइनी तरमीम भी शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक एहसन इकबाल, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और बशीर मेमन पर मुश्तमिल नून लीग का वफ़द MQM के मरकज़ का दौरा करेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सना ने K21 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि MQM के साथ मिलकर कराची के अवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी भी लाहौर में आए और अवाम का एतमाद हासिल करे। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको भी सुनवाते हैं। हमें बिल्कुल पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे कराची जो है वो तो पाकिस्तान का यानी फाइनेंशियल हब है जी, तो वहाँ पे हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला MQM के साथ मिलके तो हम कोशिश करेंगे कि कराची का मैंडेट, कराची के लोगों का एतमाद, सिंध के लोगों का एतमाद जो है वो हासिल करें। तो इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को न सिर्फ हक हासिल है बल्कि उन्हें ये ज़रूर चाहिए कि वो भी जो है वो पंजाब में आए, लाहौर में आए और वो भी जो है वो अपनी कोशिश करें और लोगों का जो है वो एतमाद हासिल करें। यही जमहूरियत है। आपस के इत्तेहाद का मकसद बुनियादी तौर पे तो यही है कि आप एक ऐसी सूरत में लोगों के सामने अपने आप को पेश करें कि लोग आपके ऊपर एतमाद करें और लोगों के पास जो है वो चॉइस होना चाहिए जी। कैंडिडेचर सिलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज, मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो एक अवाम के सामने अपना अपना जो है वो मकसद और अपना जो है वो मंशूर पेश करें और उसके मुताबिक लोग जो है वो अपने तौर पे चॉइस करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि माशरे में पैदा होने वाली खराबियों की वजह बेरोज़गारी है, हमें बेरोज़गारी का खात्मा करना होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम रहमान का कहना था कि इस वक्त मुल्क में सबसे अहम मसला महंगाई है और महंगाई की वजह से मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में तालीम का निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। बदकिस्मती से महदूद किस्म के हुक्मरानों को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। कराची जैसे शहर में सरकारी निज़ाम का हाल सबके सामने है। इस वक्त आपको बराह रास्त ही चलेंगे रियाज, जहाँ पर मुश्तरका अरब इजलास जारी है। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ वहाँ पे सरबराही कर रहे हैं। This meeting, this 14th important meeting of the OIC, and it's very important at this particular time, at this very decisive time in the history of the region. And this extraordinary meeting is there for us to talk about the main topic now in the Arab and Islamic world, which is the Palestinian issue. This is the worst crime that has been witnessed
by the people in history. The heroes of Gaza are there, and we need to take a decision to sort out the problem. And the entire Islamic world must be united, and through this unity, depending on Allah Almighty, the ability of Allah Almighty, we can sort out the problem. We also need to depend on the abilities and capabilities of the Islamic world in order to save and rescue the entire Islamic nations. This organization must play a right and important role in order to symbolize a moment of unity. Iran has understood this, and the good neighboring policy is always adopted by Iran, and we are opening our arms for friendship with the Islamic countries. Today, and on behalf of the nation of the Prophet Muhammad, peace be upon him, we are meeting today in order to go and help and support the Palestinian people. The Palestinian people is in need of our help and support. Today, the Prophet Muhammad, peace be upon him, is not happy at all because of what's going on in Gaza and what's going on against the Palestinians. Today, the Prophet of Islam, Muhammad, peace be upon him, is waiting and is expecting a lot from the Islamic nations and from the Islamic leaders. You are my brothers in religion. Today is a day to work. Today is a historic day. We need to support the heroes who defend Al-Aqsa Mosque. Today is a day to help and support the right against the wrong. This Zionist regime is the pharaoh of the moment. This Zionist regime is symbolizing the aim and goal of killing and see the bloodshed all over the place. Demonstrations around the world are showing to everyone that the love of Palestine is everywhere, is all over the place. Today, we need to achieve that goal. And we have seen during the last 5 weeks in Gaza, we have seen a lot. And this is symbolizing the brutality and the violation to the international law. The heroes of Gaza are still there. The heroes of Gaza will always be there. They have done that through the last 2 decades. And Gaza has been suffering from a blockade for around 20 years. It is the biggest prison in the world. It is the biggest prison in the world. And the heroes of Gaza are still resisting, are still confronting. And despite the fact that they are not well equipped, God will support him. Allah will support him because they are patient. The Zionist regime has violated all the rules of the international law. The Zionist regime has attacked comprehensively the whole of Gaza Strip. Bombardment and shelling and targeting sporadically, the use of light bombs that are banned in order to increase the numbers of the victims. 11,000 civilians defenseless have lost their lives in Gaza, and still more than 3,000 persons are under the rubble. Most of the victims, most of the Israeli aggression are women and children. They are innocent women and children and civilians. Ambulances teams, medical teams, correspondents, journalists bombing the hospitals are all criminal, brutal crimes, and this is epidemics and sickness and disease are all over the place because of the blockade imposed by the Israeli Zionist regime. And
we can ask, what are the sins of those people to die? What are the sins of those innocent to be killed and to be victimized? We will be one day asked, what are the crimes of the children? What are the sins? What are the crimes of the children? The story of Gaza is the story of a conflict between dignity and between meanness. We need to decide which line we will go with and which line we will support. They are the enemies, and they are the enemies that are brutal, and they are trying to destroy the new generations. Dear leaders of Islamic nations, undoubtedly, the United States of America is the one who gave the orders to this, is the partner in these crimes, and no legitimacy for America that gives orders to the Zionist regime to continue these attacks. America prefers the Zionist regime. America prefers the Zionist regime at the expense of thousands of children and women who are dealt in without mercy. America has supported the Zionist regime to commit all these crimes and all these brutality. And they consider this as self-defense. The Zionist regime is killing, bombing, shelling the Palestinians, and this is against all the rules and international laws. And the American war Marines and aircraft carriers are there in the region in support of Israel, as if they are supporting the Zionist regime in its war against Gaza. Also, America is supporting Israel in the United Nations, vetoes the resolutions that prevent the killing of Palestinians. But the Americans have paved the way for Israel to kill more, to bombard more, and to shell more. And a lot of support is being given to Israel through different types of fatal weapons. The America is filling the stores of Israel with a lot of weapons. America is giving Israel billions of dollars. America is supporting the war machine of Israel. And they are doing all this for the sake of Israel against the Palestinians. Shipments of weapons have been sent to Israel on a daily basis, and the Zionist regime have sent what we can say almost 7 atomic bombs on Gaza, on the Palestinians. This is a crime that is made by both America and Israel, and we need to follow everything in the international organizations. The worst role played in this regard is the role of the United States of America. All the sins are committed and made by the United States of America. Look at what happened in Afghanistan and Iraq and Syria and other Arab Islamic countries. All these bad things are happening because of the United States of America. They keep the world occupied with these weapons deals and sought a lot of deals and lot types of deals. And dear Islamic countries, today we need to fight all the false tactics, and the Israelis that are not fair at all hates the entire world, and the world can see now clearly that this Zionist bloody regime within the Islamic world aims to nothing except controlling those dictators and controlling the unfair and the unjust supporters. We need to make sure that
Everything is under America has failed, and the resolutions are not supporting the people who need. We need, end of the day, to, as we said at the beginning, and in a dialogue within the Islamic leaders, we need to have this meeting. And we wish to have such a meeting 1 month ago, but it is there now. Yes, we are late, and I still hope that this meeting will result in a resolution that will be for the sake of the Palestinian people. This must be the first step. The first step is to reach a ceasefire, to stop killing the civilians in Gaza, to put an end to the sporadic attack against the civilians. We need not allow the Zionist regime and the supporters of the Zionist regime to continue in this. We need to stop anyone from killing the citizens, killing the civilians. We need to use every tool in our hands in order to force the Zionist regime to put an end to this aggression and to put an end to his effective war machine. We must understand that the resistance in Gaza are doing a great job. And without these resistance in Gaza, without those heroes in Gaza and in Lebanon, the Zionist regime will spread its aggression everywhere. And we might have seen some other countries and some other Islamic countries are facing the Israeli confrontation. So it's no conditions must be there. No conditions must be there. We need to open the Rafah crossing. We need to continue our cooperation with the Egyptians. We need to allow the humanitarian relief and humanitarian aid to go to Gaza. We need also medical teams to go to Gaza and to help. And we must agree as leaders of Islamic countries, we must do our best in order to implement this, to find an executive delegation to do this. We need to send the relief and the aid and assistance to Gaza. We need to have humanitarian corridors in order to send the humanitarian relief to the Gaza and to the people of Gaza. We must ask and do our best for the military presence of Israel to leave Gaza. Gaza must go to the Palestinians. Gaza is the right of the Palestinians, and those who are employed by America are not doing well to the case and to the cause. The Islamic countries must do their best, must be united, must share the belief that we need to liberate all these occupied territories, and the diplomatic relations is not important. We need to cut diplomatic relations with the Zionist regime. The Islamic countries must do that. We need to boycott all the products of the Zionist regime, particularly when it comes to energy. The priority must be this one. And we need to support the popular movement to boycott the Israeli products, and the Islamic countries has a role which is to consider the IDF as a terrorist organization. We must consider this a terrorist organization, and an international court must be there in order to punish the commanders and the political leaders of the Zionist regime, even the Americans who are partners in the killing of our Palestinians in Gaza. Also, at the same time, we need to do something regarding the reconstruction in Gaza Strip, and we need to send convoys that will carry humanitarian aid and relief to the Palestinian people in Gaza from all countries, particularly the Islamic countries. We need to name a day for the Zionist crimes. Bombarding the Baptist hospital must be the day of
crimes committed by the Israeli regime. And if the Zionist regime continues such crimes in this unequivalent war, the Islamic countries must do something for the Palestinian people. They need to understand that we are with them. These are the short-term and very quick solutions. The lasting solution is what mentioned by Khamenei, the leader of the Islamic Republic of Iran, and it was there registered in the United Nations, which is the Palestinian state from the sea to the river, based on the democratic principles, in order for every Palestinian to have one voice to represent the Palestinian people. Muslim or Christian, no problem at all. We all support the Palestinian case, and we need to stop this war. And during the last 70 years, we have seen a lot of atrocities, and they are all with no result, with no concrete result. The Zionist regime has deceived the people, transferred the Palestinian people, sent them in a transfer movement, and a lot of settlements have been built, and military force was there in their territories, in the Palestinian territories. And the Zionist regime is the occupation regime, is not legal at all. And we need to put in mind that time is not for the sake of the Palestinians, is not for the sake of the legitimate rights of the Palestinians. 75 years has passed, and the Zionist regime is the one who is committing racism and is the one who must leave our area. And on the other hand, we need to face strongly. We need to defend strongly. We need to do this sacred defense against our land. We need to resist the Zionist regime, and we need to increase the resistance, to support the resistance. We have seen the heroes of Gaza doing what in a 35-day conflict between them and the Israelis. In order to get rid of the occupation, we need to support the resistance. And we need to kiss the hands and foreheads of every and each member of the Palestinian resistance, of Hamas people. We need to shake hands with them, to salute the Palestinian people in Gaza, to salute the resistance in Gaza. And I need to confirm that Iran recognizes the resistance in Gaza and denounces the transfer and relocation of the Palestinian people from Gaza being a war crime against the Palestinians. The sacred, the holy sites are very important, and we have stressed the importance all over the years. And I want from all the countries who supported Gaza, I'd like to thank every country who supported Gaza. And today, the crimes of the occupation, the crime is the crimes of Israel are a wake-up call to everyone. We need to be always with the Palestinians in Gaza, and we at the same time need to know that the Israelis are the only entity in the world who doesn't consider the human life, who doesn't consider the human entity. And every international organization must put this in mind. All the crimes have been committed, and the world is witnessing and watching. And the Israelis are threatening to kill more of the Palestinians. Not only that, but to use the
nuclear weapon against the Palestinians. We have seen that, and we need to support and salute the Palestinian resistance that has achieved a lot of gains for the sake of the Palestinian cause. And 75 years of occupation and domination, and those people who are always supporting Israel all over the years must understand that peoples, Muslim peoples, consider this a shame. They see the blood of the brothers and sisters all over the place in Gaza, and they have seen other countries supporting and financing the fuel that will kill the Gazans, and everyone must understand that the test of Allah Almighty will be always there. And if this meeting, the meeting of the Islamic nations, if it let the Palestinians down, and if it doesn't end up with a concrete resolution to defend Palestine, this will never be forgotten. And we must, as leaders of Islamic countries, Mr. President, at the end, I'd like to thank the children in Gaza, the martyrs in Gaza. Peace on the martyrs in Gaza. Peace on the children in Gaza. Peace on those who recite the Holy Quran in Gaza. Peace on those who are defending their land. Peace on the children who are shaking because of the horror they have seen in Gaza. And today, through your presence, through your meeting, we would like to tell the people in Gaza that the most sophisticated armies and weapons in the world will never hit you. Peace be upon you. With your bodies, with your hands, you have defeated the brutality of the Zionist regime. And with your bright faces, with traces of blood, with your parts of your bodies, with those people under the rubble, you all cry and we all say and we all shout, we are resilient. The resistance is for the resilient people in Gaza. You are the heroes of the resistance. We will never let you down. We will never let you down. Palestine will be victorious end of the day. They think it will take a long time, but we can see it within hands. And peace be upon you all. If you're just joining us on Al Jazeera, it's 12:45 GMT, 3:45 p.m. in Riyadh, Saudi Arabia, where the Saudi Crown Prince has been hosting an emergency meeting, a joint meeting of the Arab League and the Organization of Islamic Cooperation to discuss the war and the humanitarian crisis in Gaza. We've heard from a number of leaders attending this emergency meeting, including the latest one we heard was Iran's President Ibrahim Raisi, saying the entire Islamic world should be united, must be united. He blamed the U.S. as a partner in Israel's crimes, in his words, and said that the blind bombardment against Gaza should stop. ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का भी इजलास से खिताब जारी है। रियासत के मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मुल्की सरबराही इजलास, जहाँ ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि गज़ा में होने वाले इसराइली मुजालिम की तारीख में बेमिसाल है। गज़ा के अवाम उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं। इसराइल सहूनी एजेंडे के तहत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। गज़ा में बर्बरियत तमाम आलमी क़वानीन का मजाक उड़ा रही है। गज़ा के लोगों की अल्लाह ताला मदद कर रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कैश है ना। Introducing the all-new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज़ शिनास,
खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय GBazaar.pk। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज शिनास, खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्टों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311 929996। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज शिनास, खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज शिनास, खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। जैज़ कैश है ना। जैज़ कैश है ना। Introducing the all new Tug Bites. Bites you हटके। डॉक्टर अताउर रहमान हाशमी, माहिर नब्ज शिनास, खुद को लाइलाज समझने वाले मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का मुकम्मल इलाज सिर्फ हफ्ता के दिन, नाजमाबाद नंबर 5, गिजरी पुल के नीचे, एतवार के दिन। हर कैशलेस पेमेंट के लिए जैज़ कैश है ना। ये दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ तबीयत ख़राब होने के बायस निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जामबर ना हो सके। आज़म खान ने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाया था। इक्कीस जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाने वाले आज़म खान खालिके हकीकी से जा मिले। आज़म खान को तबीयत खराब होने के बाद निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जांबर ना हो सके। उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना था। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुखार और डायरिया की शिकायत थी, जिसके बायस गुज़िश्ता रोज सूबाई काबीना के इजलास में भी शिरकत नहीं की।
उन्होंने पिशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर के ओहदों पर भी काम किया। आजम खान चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साबिक वजीर आला महमूद खान के सामने निगरान वजीर आला KP के लिए आजम खान का नाम रखा गया तो उन्होंने फौरी तौर पर आजम खान को निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की मंजूरी दे दी। उनके इंतकाल के बाद अब एक नया सियासी बहरान पैदा हो गया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के मुताबिक आजम खान के इंतकाल के बाद निगरान सूबाई काबीना तहलील हो चुकी। जब तक नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए हैं और सूबे के तमाम इंतजाम गवर्नर चलाएंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के इंतकाल पर निगरान वज़ीर आज़म समेत सियासी शख्सियात ने अफसोस का इजहार और लवाहिकीन से ताज़ियत की। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने एक बयान में कहा कि आज़म खान के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख और तकलीफ हुई। आज़म खान ईमानदार और नेक इंसान थे। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। उनका मज़ीद कहना था कि आज़म खान ने तमाम उम्र अवाम की बतौर एक फ़र्द शनास और काबिल ऑफिसर खिदमत की है। आज़म खान ने बतौर निगरान वज़ीर आला सूबे के इंतज़ामी उमूर को अहसन तरीके से अंजाम दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि अल्लाह करीम गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील दे और मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। निगरान वज़ीर आला आज़म खान का इंतकाल बहुत बड़ा सदमा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहूम के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आज़म खान ने अहम तरीन इंतज़ामी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से निभाया। मरहूम आज़म खान की आवाम की खिदमत के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात को हमेशा याद रखा जाएगा। और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने मुकम्मल तौर पर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले भी कह चुका हूँ कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुतफ़िक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसीज़ रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बननी है जो मुल्क के मफाद में नहीं। असद उमर का कहना था कि मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। जिस हल्के से भी मुंतखब हुआ हूँ इसकी खिदमत करने की पूरी कोशिश की है। असद उमर ने ट्वीट में यह भी लिखा कि अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को नैब ने 13 नवंबर सुबह 10 बजे तहकीकात के लिए पेश होने की हिदायत कर दी है। नैब के मुताबिक फवाद चौधरी ने बतौर वज़ीर जहलम पिंड दादत खान सड़क की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने पर तलब किया गया है। फवाद चौधरी और उनके ख़ानदान पर अराज़ी की खरीदारी पर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की मईशत की बेहतरी